नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो जो है एनसीईआरटी का महासंग्राम चल रहा है और इस महासंग्राम में कक्षा 7 की चैप्टर नंबर 10th आज मैं पढ़ाऊंगा। और जैसे ये 10th चैप्टर समाप्त होगा कक्षा 7 की कंप्लीट हो जाएगी। 6 कंप्लीट करवा दिया हूं, 7 आज कंप्लीट हो जाएगा और 8 जो है नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्टार्ट कर देंगे। इसके बीच में मैं आपसे जरूर इतनी उम्मीद करता हूं और ये डिजर्व करता हूं कि जितनी मेहनत से, जितनी शिद्दत से मैं आपको पढ़ाता हूं, शायद उतनी मेहनत और उतनी शिद्दत से आप मुझे कमेंट नहीं करते हैं कि आप में क्या परिवर्तन हो रहा, कैसा लग रहा है। और साथ साथ में एक बात और मैं बता दूं कि आप लोगों को थोड़ी सी शिकवा होती है कि सर मैं आपको क्वेश्चन लिख के सेंड करता हूं लेकिन आप चेक नहीं करते हैं। चेक करता हूं लेकिन इतनी सारी कॉपियां हो जाती है कि सबको चेक करना बस के बाहर की बात हो जाती है। लेकिन आप कंटिन्यू आपको लिख के देना धर्म बनता है और मेरा जो है उसे चेक करना मेरा कर्म बनता है। हम जरूर ये करेंगे। इसके साथ साथ में दोस्तों एक बात और बता दूं कि आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा कि सर आजकल जो है एनसीईआरटी का महासंग्राम आने में देर हो रहा। देर इस वजह से हो रहा है कि 64th बीपीएससी मेंस का जो है रिजल्ट निकल गया है और इस टाइम में हमारे पास बहुत अच्छे खासे बच्चे हो गए हैं, तो उन सब का जो है इंटरव्यू चल रहा है। तो उसी में जो है पूरी तैयारी में लगा हूं, तो जिससे वजह से थोड़ी सी लेट हो जाती है। लेकिन लेट नहीं होगी, मैं कोशिश ज़रूर करूंगा कि लेट ना हो सके। और दोस्तों मैंने हमेशा आपको बताऊं कि जब भी मैं पढ़ाऊंगा तो पढ़ाने से पहले सबसे पहले जो है क्वेश्चन इसके देखने की कोशिश करेंगे कि क्या क्वेश्चन है, उसके बाद पढ़ने में मज़ा आपको आएगा। चलिए, सबसे है कि निम्नलिखित में मेल बैठाना है। आपको मेल बैठाना, सूबेदार किस में जाएगा, फौजदार किस में जाएगा, इजारादार किस में जाएगा, मिसल किस में जाएगा, चौथ किस में जाएगा, कुनबी किस में जाएगा और उमड़ा किस में जाएगा। ये आपको मैचिंग करवाना और ये मैचिंग तब आपका कंप्लीट होगा जब इस वीडियो को शुरू से अंत तक आप देखिएगा। ये एनसीईआरटी का महासंग्राम है, मैं पहले ही बता रहा हूं और हर बार बता रहा हूं, बार बार मैं बताऊंगा कि इस वीडियो को गलती से मिस मत कीजिए, क्योंकि अगर इस वीडियो को मिस कर रहे हैं तो फिर धरती पर कोई पास कराने वाला नहीं है। फिर आप संस्था दर संस्था भटकते रहिए, रोज दिन हर दिन दो तीन चार पांच कॉल ऐसे आ जाते हैं जहां पे पैसा देके संस्था में बर्बाद होते हुए स्टूडेंट की कहानी हमें मिलती है। तो ध्यान रखिएगा, ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो है रिक्त स्थानों की रिक्त स्थानों को भरे। सबसे पहला है औरंगजेब ने फिल इन द ब्लैंक्स में लंबी लड़ाई लड़ी, बताना होगा। उमड़ा और फिल इन द ब्लैंक्स शक्तिशाली अंग थे, बताना है। आसफ जाह ने हैदराबाद राज्य की स्थापना की थी, बताना। अवध राज्य के संस्थापक बताना है। सही गलत इसमें क्या है वो बताना है। शहादत खान के पास कौन कौन से पद थे इसको बताना है आपको। आइए अब विचार करते हैं, अवध और बंगाल के नवाबों में जागीरदारी प्रथा को हटाने की कोशिश क्यों की गई थी, 100 शब्दों में लिखना है। दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो जो ये चैप्टर बनने वाला है ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसको गलती से मिस मत कीजिएगा। अगर अभी आप देख रहे हैं तो एक बार रात में जरूर सुन लीजिएगा, कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि बहुत ऐसी चीज है जो मैं जानता हूं, आपको पता है, जागीरदारी आपको पता है, लेकिन क्या होता है जरा बताइए तो। मैं ये नहीं कहता हूं कि सबको नहीं पता है, लेकिन बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको पता नहीं है। इसमें बहुत ऐसी चीजें हैं जो आपको पता नहीं, फौजदारी क्या होती है नहीं पता है, सारी चीज आज क्लियर करने वाला हूं, सबको क्लियर कर दूंगा। नेक्स्ट है छठा क्वेश्चन। 18वीं शताब्दी में सिखों को किस प्रकार संगठित किया गया था, इसको बताना है। यह भी आपको 100 शब्दों में लिख के मुझे बताना होगा। 7वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मराठा शासक दक्कन के पास विस्तार क्यों करना चाहते थे, 100 शब्दों में बताना होगा आपको। और थोड़ा सा आज के परिवेश में भी थोड़ा जोड़ने की कोशिश कीजिए, थोड़ा कुछ ऐसा चीज जो है आज के परिवेश में अगर जोड़ दीजिए तो फिर मजा आ जाएगा। आसफ जाह ने अपनी स्थिति को मजबूत बनाने के लिए क्या क्या नीतियां अपनाई थी, बताना होगा आपको 100 शब्दों में। उन सारी नीतियों की चर्चा करना होगा। क्या आपके विचार से आज महाजन बैंकर उसी तरीके से प्रभाव रखते हैं जैसा कि 18वीं शताब्दी में रखा करते थे। यह पूरी तरीके से करंट से जोड़ के आपको बताना होगा। 100 शब्दों में यह इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है। 10वां क्वेश्चन, क्या अध्याय में उल्लेखित कोई भी राज्य आपके अपने प्रांत में विकसित हुए थे। जो भी इसमें बताया गया कोई भी राज्य ऐसा जो आपके अपने प्रांत में विकसित हुए थे, यदि हां तो आपके विचार से 18वीं शताब्दी का जनजीवन आगे 21वीं शताब्दी के जनजीवन से किस प्रकार भिन्न है, यानी अलग है, इसको बताना होगा 100 शब्दों में। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको फाइनल सिलेक्शन चाहिए तो पूरी दुनिया भूल जाइए, दुनिया की हर वीडियो भूल जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इस वीडियो को आप याद रखिए। इस वीडियो में जितनी बातें कही गई है दिमाग में अच्छे तरीके से सजा लीजिए
और जो भी क्वेश्चन बताया गया कि आप इसको लिख के मुझे देना है, आप देने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मेंस भी आपका यहीं क्लियर हो जाएगा, तभी प्रीलिम्स प्लस मेंस होगा। अदरवाइज आपको जैसे रहना रहिए, मुझे क्या है, मुझे आज आप है, कल कोई और होगा, परसों कोई और होगा, लेकिन अगर सिलेक्शन लेना है तो आपको मेरे साथ चलना होगा। सिर्फ मेरी बात सुन के अंदर सुनामी पैदा हो जाए तो उससे कुछ प्रभाव नहीं होने वाला, उससे कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन मेरी बात सुन के सुनामी पैदा हो रहा है और उस बात पे आपने चलना शुरू कर दिया तो सच में कमाल होने वाला है। चलिए बस इतना ही क्वेश्चन आपको बना के लाना है। तो चलिए अध्याय को स्टार्ट करते हैं। 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन हुआ। अब 18वीं शताब्दी में एक नए राजनीति का गठन होता है, क्या है, इसी के बारे में हम लोग इस पूरे चैप्टर के दरमियान हम पढ़ेंगे। 18वीं शताब्दी का मतलब फिर से मैं आपको बता देता हूं, जो नए स्टूडेंट हैं, यानी कि 1700 से लेके 1799 के बीच में, यानी इसके बीच में जो है एक क्या है, राजनीतिक, एक नए राजनीतिक का गठन होता। कब? तो 1799 के बीच में, यानी 18वीं शताब्दी के बीच में। यदि आप मानचित्र 1 और 2 को ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के दौरान उपमहाद्वीप में कुछ विशेष रूप से उल्लेखनीय घटनाएं घटी हैं। गौर कीजिए, कई स्वतंत्र राज्य का उदय हुआ है, मुगल साम्राज्य की सीमाएं किस तरीके से बदली है। आप यह भी देखिए कि 1765 तक अन्य शक्ति यानी कि ब्रिटिश सत्ता ने पूर्वी भारत में बड़े बड़े हिस्से पे सफलतापूर्वक जो है हड़प लिया था, और ये मानचित्र में है। ये तो कुछ भी नहीं थी, बस एक बार मानचित्र को देख लेते हैं। अब देखिए, इस मानचित्र को देखने की कोशिश कीजिए। यहां पे हुआ मुर्शिदाबाद हड़पना, बंगाल में हुआ। अवध को हड़पना लखनऊ में हुआ। भरतपुर, आगरा, ग्वालियर, ये जो भरतपुर है ये राजस्थान में चला जाएगा, जयपुर में, और आगरा, ग्वालियर, ये सब जो चला जाएगा आपका कहां पे चला जाएगा, सीधे यूपी में चला जाएगा। पानीपत यानी सिख, यानी ये सीधे चला कहां चला जाएगा, हरियाणा में चला जाएगा। यहां पे गुजरात, बड़ौदा, उसके बाद मालवा, मध्य प्रदेश में भोपाल में चला जाएगा। उसके बाद फिर धीरे धीरे हैदराबाद के निजाम यह होना शुरू हो जाएगा, पूना महाराष्ट्र में चलना शुरू कर देगा। तो यही पूरा का पूरा जो है मुगल साम्राज्य के बाहरी सीमा थी। उस टाइम में जो है यहां पे धीरे धीरे जो है एक तरीके से एक छत्र राज करना शुरू कर देते हैं। यहां के 18वीं शताब्दी में नए राज्यों का गठन होना शुरू हो जाता है। ये सब राज्यों का गठन होना शुरू हो गया है 18वीं सदी में, या 1700 में से लेकर 1799 के पूर्वार्ध में। क्लियर हो गया? चलिए आगे की ओर चलते हैं। कुछ भी नहीं है, बस आराम से शांति से सुनना। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो एक बात और बता दूं कि अगर कोई कंफ्यूजन हो तो हमारे नंबर 7667754771 इस पे आप कभी भी मैसेज मुझे छोड़ दीजिएगा, मैं देर सवेर जरूर रिप्लाई कर दूंगा, ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूं। कोई भी तरीके का डाउट हो तो जरूर बताऊंगा, लेकिन हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग, ये सब बोलने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब प्लीज मत बोलिए, बस अपना नाम बोलिए, डिस्ट्रिक्ट बताइए, प्रॉब्लम क्या है वो लिख दीजिए, मैं रिप्लाई कर दूंगा। हाय हेलो कीजिएगा, मैं गलती से जिंदगी भर रिप्लाई नहीं करने वाला हूं। चलिए, हमें यह दर्शाते हैं कि 18वीं शताब्दी में एक ऐसी अवधि थी जब भारत में राजनीतिक परिस्थितियां अपेक्षाकृत एक छोटे से समय अंतराल में बड़ी तेजी से अचानक बदलना शुरू हो गई थी। इस अध्याय में हम 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध, मोटे तौर पे 1707 और औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, और 1761 तक जब पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। अब देखिए यहां पे एक चीज सुनिए, जैसे जैसे 18वीं शताब्दी में एक ऐसी अवधि होती है जहां से भारतीय राजनीति की परिस्थितियां अपेक्षाकृत 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, यानी कि पूर्वार्ध कहा जाता है। तो ये क्षेत्र रखिए, देखिए पूर्वार्ध यहां पे मतलब क्या है, हम आपको क्या करें, 18वीं शताब्दी यानी कि 1700 से लेकर 1799, तो यहां से 1700 से शुरू होगा, 1750 तक यहां आएगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, पूर्वार्ध कहेंगे। ध्यान रखिएगा, पूर्वार्ध यानी पूर्व है, पहले है। और 1750 से लेके यहां से 1800 तक जो कहेंगे इसको क्या कहेंगे, उत्तरार्ध कहेंगे। एकदम याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, लोगों के अंदर भ्रम पैदा हो जाता है, इतिहास है, इतने तथ्य हैं, इतने सार हैं, इतने डेट हैं, याद करना पड़ेगा। अरे कुछ नहीं याद करना पड़ेगा, ये सारा का सारा खेल जो है ये प्रीलिम्स तक है, जो कि प्रीलिम्स में सबको झेलना पड़ता है। हिस्ट्री वाले को नहीं, सारे सब्जेक्ट वाले को झेलना पड़ता है। लेकिन जैसे ही मेंस में आइएगा तो कुछ ट्रिक है जो आपको या तो सर ने नहीं बता पाया है या आप समझने की कोशिश नहीं करते हैं। बस एक ही लाइन बोलना, डेट नहीं पता है तो अगर 1770 1750 के बीच में है तो दशक का यूज कर लीजिए। अगर मान लीजिए 1730 में है तो आप बोलिए 18वीं शताब्दी के तीसरे दशक में, बोल के निकल जाइए। या फिर आपको बोलना है तो 18वीं सदी के पूर्वार्ध में बोल दीजिए, काम निकल गया।
गलत लिखने का कोई जरूरत नहीं है, सारा खेल तो है, लेकिन एक बार सही से समझिए तो सही। तो अगर पूर्वाध बोलिएगा तो 1700 से लेकर 1750 तक को, ये मैं कई बार आपको बता चुका, फिर से नए बच्चे जो उनको बताता हूं, 1700 से 1750 के बीच में इसको कहेंगे पूर्वार्ध, और 1750 से 1850 के बीच में, सॉरी 1800 के बीच में कहेंगे उत्तरार्ध। अब क्या होता है, औरंगजेब की मृत्यु हो जाती 1707 में। उसके बाद से 1761 तक, जब पानीपत की तीसरी लड़ाई, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी, तो 1761 में, ध्यान रखना 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। अब इस दौरान उपमहाद्वीप में उत्पन्न हुए राजनीतिक शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद उपमहाद्वीप में जिस तरीके से राजनीतिक में उथल पुथल बचना शुरू हो गया, उसी के बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। एक बार मैप तो जरूर देखेंगे, बिना मैप का तो मजा ही नहीं है। चलिए एक बार आप मैप को देखिए, ये सिख समुदाय लाहौर हो गया, ये दिल्ली हो गया, आगरा हो गया, यहां पे अवध देख लीजिए, इलाहाबाद बनारस वाला क्षेत्र, उत्तर प्रदेश वाला, मुर्शिदाबाद बंगाल वाला क्षेत्र। देखिए ये चीज जो मैं दिखा रहा हूं ना, आप माइंड पे जो है ना प्रेशर मत दीजिए। एनसीईआरटी में कोई प्रेशर नहीं, एनसीईआरटी में एक तरीके से फील कीजिए कि हम एनसीईआरटी को जी रहे हैं, जैसे आप अपनी जिंदगी को जी रहे हैं, जैसे अपनी सांसों को जी रहे हैं ना, सांसें आ रही हैं जा रही हैं, उसको फील कर रहे हैं, जी रहे हैं, उसी के बदौलत आप जिंदा। बस एनसीईआरटी को ऐसे फील कीजिए, यकीन मानिए आपका अगर प्रीलिम्स नहीं होगा तो आप मेरे पास आइएगा, ये मैं आपको चैलेंज देता हूं। सारे के सारे जीएस के क्वेश्चन इसी से निकलने वाले हैं, और थोड़ा करंट तो हम पढ़ा ही रहे हैं, करंट तो है ही आपके पास में, बिहार स्पेशल पढ़ा ही रहे हैं, तो फिर रिजल्ट रुकने का कहां सवाल उठता है? कौन रिजल्ट रोक देगा? हम भी तो देख लें किसकी इतनी ताकत है जो आपको रोक देगा। हर बार रिजल्ट आएगा, बार बार रिजल्ट आएगा, लेकिन एक बार सही से पढ़ तो लीजिए। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है, हमारी एजुकेशन सिस्टम में हर कोई कहता है एनसीईआरटी पढ़ो, जिसको नहीं पता वो भी बोल रहा है जाके यूट्यूब पे एनसीईआरटी पढ़ो, लेकिन यार पढ़ाओ तो सही से एनसीईआरटी, बच्चे को समझाओ तो एनसीईआरटी। बोलना तो सच में आसान है, लेकिन उसको पढ़ाओ, उसको समझाओ। तो आपको जो मैं समझा रहा हूं इसको दिमाग के अंदर ले जाइए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एनसीईआरटी समझ में आ गया तो आपका रिजल्ट कभी नहीं रुकने वाला, अगर रिजल्ट रुकेगा तो आपकी वजह से रुकेगा। चलिए, तो मुर्शिदाबाद कहां होगा? तो बंगाल में होगा, क्लियर हो रहा। यहां पे आ जाइए, बड़ौदा, बड़ौदा कहां होगा? गुजरात में होगा। उसके बाद थोड़ा सा और नीचे आते हैं, मराठा वाला क्षेत्र में आता है, यहां कहां चला जाएगा? ये चला जाएगा महाराष्ट्र में चला जाएगा, सूरत जो है सीधे गुजरात में चला जाएगा, निजाम हैदराबाद, निजाम हैदराबाद में चलेगा, आंध्र प्रदेश में चला जाएगा। अब थोड़ा सा और नीचे आते हैं, ये गोवा पुर्तगाली जहां पे आए थे, ये वाला क्षेत्र हो गया आपका, मैसूर हो गया यहां पे, उसके बाद मद्रास हो गया, पौंडीचेरी हो गया, ये सब। थोड़ा सा इस इलाका को एक बार मैप को देखिए, सिर्फ मैप को देखिए। और जब भी हिस्ट्री पढ़ते हैं, हिस्ट्री के इवन कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो मैप अपने टेबल पे जरूर रखिए। कंटिन्यू जरूरी नहीं कि हमारी वीडियो देखिए, जहां पे समझ में नहीं आए पॉज कीजिए, मैप खोलिए, मैप में देखिए कि अगर सर बोले सूरत यहां, तो आप ढूंढिए कि आपसे सूरत मिलता है कि नहीं, आप ढूंढिए कि मुर्शिदाबाद मिलता है कि नहीं, कहां पे मुर्शिदाबाद है, देखते हैं आसपास में क्या नदियां हैं, उसको देखने की कोशिश करते हैं, मुर्शिदाबाद क्यों प्रसिद्ध है, इसको जानने की कोशिश करते हैं गूगल में एक बार सर्च करके, और तब पढ़ने में मजा आने वाला है, और तभी रिजल्ट आपके घर पे आके दस्तक देगा। बाकी आप खुद एक समझदार हैं, बताने की जरूरत नहीं है। चलिए, मुगल साम्राज्य और परवर्ती मुगलों के लिए संकट की स्थिति शुरू हो गई। मुगल साम्राज्य और परवर्ती मुगलों के लिए संकट की शुरू हो जाएगी। मैंने पहले से ही बताया चुका हूं कि 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु होती है, तब से मुगल जो है, यानी मुगल साम्राज्य जो है, धीरे धीरे उसके सूरज जो है डूबना शुरू हो जाते हैं। और एक वक्त ऐसा आ जाता है कि उसका सूरज सही में 1857 की क्रांति के बाद में सीधे तरीके से समाप्ति हो जाती है। अब कैसे समाप्ति होती है उसी के बारे में समझते हैं, और एक एक बात को पॉइंट पे ध्यान रखते हैं। अध्याय 4 में आपने देखा कि मुगल साम्राज्य अपनी सफलता की ऊंचाई पर किस प्रकार पहुंचा था, यह आपने देख लिया था। अध्याय 4 में हमने आपको बता दिया था। अगर याद नहीं है तो एक बार फिर से अध्याय 4 को जाके पढ़िए, छोड़ मत दीजिए, क्योंकि फिर जो है उसी तरीके से हो जाएगा जैसे पहले आप थे। अगर बदलना है तो जो कह रहा हूं वो कीजिए, बाकी आपकी इच्छा। फिर 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में उसके सामने तरह तरह के संकट किस प्रकार से खड़े होने लगे थे, यह भी मैंने बता दिया था। और ऐसे अनेक कारण हुए। बादशाह औरंगजेब ने दक्कन में 1679 में उलासी से लंबी लड़ाई लड़ते हुए साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधन में बहुत अधिक खर्च कर दिए थे। औरंगजेब 1679 में जब लंबी लड़ाई शुरू कर दिए थे, तो सैन्य और वित्तीय संसाधन का बहुत अधिक खर्च हो गया था।
औरंगजेब के उत्तराधिकारी के शासनकाल में साम्राज्य के प्रशासन की कार्यकुशलता समाप्त होने लग गई थी और मनसबदारों की शक्तिशाली वर्गों का वश में रखना केंद्रीय सत्ता के लिए एक कठिन हो गया था। सूबेदार के रूप में नियुक्त अभिजात अक्सर राजस्व और सैन्य प्रशासन यानी कि दीवानी और फौजदारी, उसी को कहते थे राजस्व और सैन्य प्रशासन, दीवानी और फौजदारी दोनों कार्यकाल पर नियंत्रण रखते थे। इससे मुगल साम्राज्य के विशाल क्षेत्र पर उन्हें विस्तृत राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य शक्तियां मिल गई थी। जैसे जैसे सूबेदारों ने प्रांतों पर अपना नियंत्रण सुदृढ़ किया, राजधानी में पहुंचने वाले राजस्व की मात्रा में कमी जो है आती गई। कहने का मतलब क्या कि जैसे जैसे औरंगजेब ने अपने शासनकाल में साम्राज्य प्रशासन की कार्यकुशलता समाप्त होने लग गई थी, जिस तरीके से ये संसाधन का दोहन करना शुरू कर दिया, एक जगह से दूसरी जगह लड़ाई लड़ते वित्तीय संसाधन को बहुत अधिक खर्च कर दिया, जिससे क्या हुआ, स्थिति खराब होती चली गई। और इसीलिए कहा जाता 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु शुरू हो गई थी तो कहीं ना कहीं इसके सूरज ढलना शुरू। कई बार आपका मेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या मुगल साम्राज्य का सूरज डूबना औरंगजेब की नीतियों का ही परिणाम था या औरंगजेब के धार्मिक नीतियों का ही परिणाम था? ऐसा भी हो सकता है। तो धार्मिक नीति के बारे में बोलेगा तो बताना होगा आपको कि हां, धार्मिक नीतियां तो था ही, धार्मिक नीतियां थी, लेकिन उसके साथ साथ में जो है आर्थिक नीतियां भी थी। सिर्फ धार्मिक नीतियां से ही मुगल साम्राज्य का अंत नहीं हुआ है, यानी और 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद में इसकी सूरज ढलना शुरू नहीं हुए थे। इसमें बहुत सारे कारण थे, वो कारण यहीं से आपको निकल के मिलेगा और आज मिलेगा, अभी मिलेगा। चलिए आते हैं। अब धीरे धीरे क्या होता है, केंद्रीय सत्ता भी कठिन होना शुरू हो गया। अब केंद्र जो है सत्ता पे पूरी तरीके से समस्या शुरू हो गई। सूबेदार के रूप में जो भी अभिजात जो अक्सर होते थे राजस्व और सैन्य प्रशासन, जिसको कहते थे दीवानी और फौजदारी, दोनों कार्यालय पे नियंत्रण रखना शुरू कर देते थे। इससे मुगल साम्राज्य के विशाल क्षेत्र जो इन्हें विस्तृत राजनीतिक, आर्थिक और शक्तियां मिल गई थी। अब धीरे धीरे कमान जब हो गया तो मुगल साम्राज्य का जो विस्तृत राजनीतिक क्षेत्र थी, आर्थिक क्षेत्र थी और शक्तियां जो थी, सबके सब नियंत्रण होना शुरू कर दी गई थी। जैसे जैसे सूबेदार प्रांत में अपना नियंत्रण सुदृढ़ करते गए, यानी सूबेदार जो है हर प्रांत में धीरे धीरे अपना नियंत्रण करना शुरू कर दिए, राजधानी पहुंचने वाले राजस्व की मात्रा में भी कमी आना शुरू हो गई। नियंत्रण करना, एक तरीके से आप नियंत्रण करना क्षेत्र में शुरू करते हैं और राजस्व की जो प्राप्ति है वो आना कम हो जाता है, समस्या बढ़ना शुरू हो जाएगा। उत्तरी और पश्चिमी भारत के अनेक हिस्सों में हुए जमींदारी और किसानों के विद्रोह और कृषक आंदोलन इन समस्याओं को और गंभीर बना दिया। अगर उत्तरी और पश्चिमी भारत को देखें तो एकदम ध्यान रखिएगा, एकदम ध्यान से सुनिए। कथा आप सुनते हैं ना सत्यनारायण स्वामी का, अगर जो भी उत्तर भारत के लोग भी इस बात सुन रहे होंगे, ऐसे सब जगह सुनाया जाता है, अलग अलग सिर्फ नाम होता है सत्यनारायण। आराम से शांति से बैठ के बस सुनिए, बस आप शांति से ये सोचिए कि बस यही से हमारी जिंदगी बदलने वाली है। उसके बाद इसकी सारी बातें आपके दिमाग में चला जाएगा, कुछ रटने की जरूरत नहीं है। चलिए, अब समस्या क्या आ रही कि उत्तरी और पश्चिमी भारत, अब एक चीज और बता दो, बहुत अच्छे स्टूडेंट होंगे तो ध्यान रखिएगा, ये जो है उत्तर हुआ, ये दक्षिण हुआ। अब ये और ये में दिक्कत होती है कि किसको कहूं पूरब, किसको कहूं पश्चिम। तो ये जो होगा ये पूर्व होगा, ये वाला क्षेत्र, और ये जो होगा ये पश्चिम होगा। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया? अब क्या कहा जा रहा है, उत्तरी वाला क्षेत्र देखिएगा, उत्तरी और पश्चिमी, यानी ये वाला क्षेत्र, यानी ये वाला रीजन और ये वाला रीजन, ये दोनों के अनेक हिस्सा में जमींदार और किसान ने विद्रोह कर देते हैं और इतनी सारी आंदोलन होती है जिसकी समस्या इतनी बड़ी हो जाती है कि आगे आने वाली समय में जो है गंभीर समस्या बनकर उभरती है। और कभी कभी ये विद्रोह बढ़ते हुए करों के भार के विरुद्ध किए गए थे और कभी कभी ये शक्तिशाली सरदारों के द्वारा अपनी स्थितियों को सुदृढ़ बनाने की कोशिश थी। अतीत में हुए विद्रोह के समूहों ने मुगल सत्ता को चुनौती दी थी। जो भी अतीत में हुए थे विद्रोही समूह, वो मुगल सत्ता को चुनौती दी थी, परंतु अब ऐसे समूह ने क्षेत्र के आर्थिक संसाधनों का प्रयोग अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए किया। जिस तरह से धीरे धीरे राजनीतिक और आर्थिक सत्ता प्रांतीय सूबेदार और स्थानीय सरदार और अन्य समूह के हाथों में आ रही थी, औरंगजेब के उत्तराधिकारी इस बदलाव को रोक ना सके। अब देखिए हो क्या रहा समस्या, देखिए एक तरफ औरंगजेब जो क्या है हर तरीके से क्या कर रहा है, लड़ाई झगड़े में लगा हुआ है, जिससे क्या हो रहा है, राजस्व की हानि शुरू हो गई। यानी कि जो भी पैसा रखा हुआ है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, घटते हुए जा रहा है, समस्या बढ़ते हुए जा रही है, क्योंकि खर्च तो रुक नहीं रहा, लेकिन जो प्रॉफिट है आने वाला वो तो रुक चुका है। इससे क्या होगा, समस्या दिन प्रतिदिन खराब होना शुरू हो जाएगी। और उसी दरमियान उत्तर और पश्चिमी भारत के कई हिस्सों में जो है जमींदार और किसान जो है विद्रोह शुरू कर देते हैं, जिसका भी गंभीर परिणाम जो है मुगल शासन पर पड़ना शुरू हो जाता है।
और ये कई ऐसे जो मतलब किसान थे, जो जमींदार थे, ये क्या करते थे, विद्रोही हो गए थे। किसके प्रति? तो मुगल सत्ता के प्रति। और इससे समस्याओं को चुनौती भी कई बार इन्होंने दी, और साथ साथ में अब धीरे धीरे क्या हुए, ये अपनी राजनीतिक और आर्थिक शक्तियां को मजबूत करना शुरू कर दी ये लोग। और इसी दरमियान जो होता है, प्रांत के सूबेदार, सरदार और अन्य समूह में जो भी लोग आ रहे थे, वो सारे के सारे जो है मजबूत होते जा रहे थे। और इस बदलाव को औरंगजेब के उत्तराधिकारी ने नहीं रोक सका, जिसकी वजह से जो है मुगल सत्ता का सूरज ढलना शुरू कर दिया। आ गया ना बहुत सारा पॉइंट आपके दिमाग में? आया या नहीं आया बताइए? यही मेंस में पूछता क्वेश्चन, बीपीएससी मेंस का आप उठा के देख लीजिए, क्वेश्चन मिल जाएगा, और तब आपके दिमाग में सेटिस्फेक्शन होगा मेरे प्रति। ऐसे नहीं होगा, ऐसे बिलीफ सिस्टम आपका स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। आपको लगेगा एनसीईआरटी से क्या होगा सर, एनसीईआरटी से बहुत कुछ होगा। मैं पढ़ा रहा हूं अपनी संस्था में, सीओ सक्सेस में, मुझे पता है क्या होता है, लेकिन आपको बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना होगा मेरे प्रति, तभी आपको समझ में आएगा। और अगर नहीं लग रहा कि नहीं होगा, तो एक बार प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन खोल के तो देख लीजिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। चलिए, ऐसे भी आप समझदार हैं, समझते हैं, लेकिन जो लोग नए बच्चे हैं नहीं समझते, शायद उनको मैं बता रहा हूं वो भी समझ जाएंगे। भरपूर फसल और खाली तिजोरियां। भरपूर फसल है लेकिन तिजोरियां पूरी तरीके से खाली है। क्यों? एक बार थोड़ी सी इस पे भी नजर डाल लेते हैं। इसमें क्या है, एक तत्कालिक लेखक ने साम्राज्य के वित्तीय दिवालेपन का वर्णन इन शब्दों में किया है। जो वित्तीय उस समय में वित्तीय दिवालापन हो गया था, इसको बताना कोई जरूरी नहीं, इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि फिर वीडियो जो लंबी बन जाएगी उसका जरूरत नहीं है। एक तो समझ में आ ही रहा कि जिस स्थिति से जो है वित्तीय समस्या शुरू हो गई है, तो शुरू से अंत तक देख ही रहे हैं, तो इसमें पढ़ने की जरूरत है। किसी ने कुछ बोला तो क्या है, ये तो समझ में आ ही रहा। चलिए, अब स्थिति खराब बनी हुई है, ये तो आप भी देख रहे हैं। इसी दरमियान इस आर्थिक और राजनीतिक संकट के बीच ईरान के शासक नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पे आके आक्रमण करता है। इस समय स्थिति भयानक पड़ी हुई है भारत की, मुगल सत्ता का सूरज डूबता हुआ जा रहा है। और इसी बीच में 1739 में क्या करता है, ईरानी शासक नादिर शाह जो है 1739 में दिल्ली पे जाके आक्रमण कर देता है। कई बार क्वेश्चन पूछा है प्रीलिम्स में, कई बार, कि नादिर शाह ने कब दिल्ली पे आक्रमण किया था, तो 1739 में। किस विदेशी शासक ने पहली बार हिंदुस्तान पे आक्रमण किया था, तो नादिर शाह। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका, आप जाके देख लीजिए। और वो कहां पे है, तो 7वीं क्लास में है, इसका आंसर छुपा हुआ। अब बताइए कि एनसीईआरटी का क्या वैल्यू है। लेकिन खैर, इसी दरमियान क्या करता, नादिर शाह आक्रमण करता दिल्ली पे 1739 में। संपूर्ण नगर को लूट कर वह भारी मात्रा में धन दौलत अपने साथ लेकर ईरान चला जाता है। नादिर शाह के आक्रमण के बाद, अब नादिर शाह आक्रमण कर दिया, उसके बाद अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली आक्रमणों का तांता लगा रहता। उसके बाद उसी का जो है, उसके बाद अहमद शाह अब्दाली के बाद जब लूट के चला जाता है 1739 में आक्रमण करके दिल्ली पे, और जितना भी लूट सकता है लूट के चला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है अहमद शाह अब्दाली आक्रमण करता है, और धीरे धीरे 1748 से 1761 के बीच में 5 बार, कई किताब में आप देखिएगा तो 7 बार लिखा रहता है, लेकिन एनसीईआरटी को फॉलो कीजिए, 5 बार आक्रमण करता है, 5 बार। ध्यान रखिएगा, अहमद शाह अब्दाली का तांता लगा रहता। 1748 में पहली बार आक्रमण करता है, और 1739 में किसने, नादिर शाह। याद रखिएगा, मैं बार बार रिपीट इसलिए करता हूं कि आपके दिमाग से कभी भी गलत ना हो सके। क्वेश्चन यहां से पूछता है और हर बार पूछ रहा है। अब यहीं पे अहमद शाह अब्दाली क्या करता है, आक्रमण करता है 1748 से लेकर 1761 के बीच में, टोटल 5 बार आक्रमण करता है। ध्यान रखिएगा, अब 5 बार आक्रमण कर लिया और लूट पाट करके पूरी तरीके से मचाता है। आक्रमण करा एक बार जिसने नादिर शाह ने किया तो इतना लूट के चला गया। अब अगर कोई 5 बार आक्रमण करे तो सोचिए कितना लूट के ले जाएगा। क्लियर है ना? अब थोड़ा सा नादिर शाह के बारे में एक बार एक झलक देख लेते हैं क्या है। यही है नादिर शाह का चित्र, बस समझ लीजिए है और क्या। नादिर शाह की दिल्ली पर आक्रमण किस तरीके से होता है। नादिर शाह के आक्रमण का परिणाम स्वरूप दिल्ली में जो विध्वंस हुआ उसका वर्णन समकालीन प्रक्षेपकों ने किया था। जो भी प्रक्षेपकों थे वो सारे के सारे इनकी जो है दिल्ली पे जिस तरीके से आक्रमण हुआ था उसके बारे में इन्होंने वर्णन किया। इनमें से एक मुगल कोष के जिस तरीके से धन लूटा गया उसका वर्णन इस तरीके से किया जा सकता है कि 60 लाख रुपए, ध्यान रखिएगा, 60 लाख रुपए और कई हजार सोने के सिक्के, लगभग 1 करोड़ रुपए के सोने के बर्तन, लगभग 50 करोड़ रुपए के गहने, जवाहरात और अन्य चीजें लेके चला गया था। अंदाजा लगाइए उस टाइम में, 1739 की बात कर रहा हूं और आज इस समय 21वीं सदी में हूं, 18वीं सदी की बात करो, आज से 300 साल पहले की कहानी है। 300 साल पहले, 300 साढ़े 300 साल हो गया। उस टाइम में 60 लाख रुपया
हजार सोने के सिक्के, उसके साथ साथ में लगभग 50 करोड़ रुपए के गहने और जवाहरात थे। सोच लीजिए, ये सारा चीज लेके जो है बेशकीमती चीज है जो दुनिया का उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता था, जैसे तख्ते हाउस, मयूर सिंहासन, ये सारे के सारे जो है लूट के लेके चला गया था। जो भी लगा होता। एक अन्य वृत्तांत में दिल्ली पर आक्रमण का प्रभाव का वर्णन भी मिलता है। क्या जो कभी दिल्ली के मालिक थे अब बड़ी दर्दनाक हालत में आ गए थे। कभी किसी वक्त ऐसा था जब दिल्ली के जो है सम्राट हुआ करते थे, मालिक हुआ करते थे, अब दर्दनाक हालत में आ गए। जिन्हें कभी भरपूर आदर इज्जत दिया जाता था, उन्हें अब प्यास बुझाने के लिए पानी भी नहीं मिलता है। अलग अलग पेड़ लोगों और उनके कोनों को खींचकर बाहर निकाल दिया। क्या दौलतमंद की भिखारी बना दिया गया। जो शौकीन लोग कभी कभी इस तरीके के सुंदर कपड़े पहनकर पोशाकों का नया नया फैशन चलाते थे, अब नंगे घूमने लगे। और जिनके पास जमीन जायदाद की कोई कमी नहीं थी, अब वे बेघर हो गए। नया शहर शाहजहानाबाद अब मलबे का ढेर बन गया था। नादिर शाह ने तब शहर के पुराने मोहल्ले पर हमला बोला और वहां की सारी दुनिया को तबाह कर डाला। चलिए, अब समझ गए नादिर शाह के बारे में, अब आप नहीं भूलिएगा। चलिए, साम्राज्य पर सब ओर से दबाव तो पड़ ही रहा था। अभिजात के विभिन्न समूहों की पारस्परिक प्रतिद्वंद्विता उसे और भी कमजोर बना डाला। ये अभिजात दो बड़े गुटों में बटे थे। अभिजात जो थे वो दो बड़े गुटों में क्या थे, बटे हुए थे अभिजातों। ईरानी और तुरानी, यानी तुर्क मूल के थे। ईरानी और तुरानी काफी समय से परिवर्तित मुगल बादशाह जो है, इनमें से एक दूसरे के समूह में हाथों की कठपुतली बने हुए थे। बेहद अपमानजनक स्थिति में तब पैदा हो गई थी जब मुगल शासकों फारूक सियार 1713 से 1719 में आलमगीर द्वितीय की हत्या हो गई और अन्य शासक बादशाह अहमद शाह और शाह आलम द्वितीय इसके अभिजात को अंधा कर दिया गया था। अब देखिए, यहां के बाद धीरे धीरे क्या होता है कि साम्राज्य अब जो है दबाव पड़ना शुरू हो गया। अभिजात वर्गों का दबाव धीरे धीरे साम्राज्य पे पड़ना शुरू हो गया कि भाई स्थिति खराब हो गई। आज भी अगर देखिए, यहां थोड़ा सा डेमो से सिखा दूं तो आपके दिमाग में अच्छे तरीके से याद हो जाए। मान लीजिए मैं घर का मालिक हूं, मेरे साथ में 3 सदस्य लोग जुड़े हुए हैं। क्लियर है ना। अब स्थिति क्या है, हमारे पास जब सब कुछ था तो जिसको जो मांगना था, सर सुजीत भैया एसी लगा दीजिए, लगा लो एसी। सुजीत भैया आज जो है हिल स्टेशन जा रहे हैं, मुझे 50,000 रुपए की जरूरत, ले लो 50,000 रुपया। अब धीरे धीरे स्थिति क्या हो गई कि हमारी स्थिति खराब हो गई। कुछ ऐसी परिस्थिति हमारे साथ आ गई कि चोरी चमारी वगैरह हो गई, स्थिति हमारी खराब हो गई। क्या अब मुझसे अगर एसी मांगेगा तो क्या दे पाऊंगा? क्या घूमने के लिए पैसा दे पाऊंगा? खाने के तो लाले पड़े हुए हैं, और एसी की तो बात ही छोड़ दो। फिर धीरे धीरे क्या होगा, हमारी सारी चीजें बिकना शुरू हो जाएगी और हम पे दबाव आना शुरू हो जाएगा कि आप तो मालिक हैं, आप हमारे लिए कुछ कर नहीं रहे हैं। और धीरे धीरे ये दबाव जो बढ़ता चला जाएगा, ये 2 गुटों में बंट जाएगा। एक भाई अलग गुट बना लेगा, दूसरा भाई अलग गुट बना लेगा और हमें अकेले छोड़ देगा। और स्थिति क्या हो जाएगी, हमारे हाथों से जो है धीरे धीरे जो ऑनर है, ऑनरशिप है, वो हमारे हाथ से निकलता जाएगा। सेम कंडीशन यहां है। 2 बड़े गुट में बढ़ते हैं, एक ईरानी और एक तुरानी में। काफी समय तक जो है परिवर्तित मुगल बादशाह इनमें से एक दूसरे के जो है हाथों की कठपुतली बना होता है। ईरानी और तुरानी का जो है जितने भी मुगल साम्राज्यों को कठपुतली बने हुए हैं, मतलब क्या है, ये 2 भाई हैं, उसके हाथों के अब हम कठपुतली बन चुके हैं। जो 3 भाई थे तो 2 भाई के हाथों में जो जैसे कहता वैसे ही मैं कर रहा हूं। एकदम सेम से समझिएगा। उसके बाद जब 2 मुगल बादशाह फारूक सियार और आलमगीर, ध्यान रखिएगा, फारूक सियार और आलमगीर की हत्या हो गई और 2 अन्य बादशाह अहमद शाह और शाह आलम द्वितीय ने उनके अभिजातों ने अंधा कर दिया। उनके जो अभिजात थे इन दोनों को अंधा कर देता है। तो किसको किसको, तो ध्यान रखिएगा, शाह आलम द्वितीय को और उनके और दूसरे जो है अहमद शाह को जो है, दोनों को क्या अभिजातों ने अंधा कर दिया, यानी कि मतलब पूरे तरीके से ब्लाइंड कर दिया। अब नए राज्यों का उदय होगा। अब नए राज्यों का धीरे धीरे, क्योंकि सूरज जो है मुगल बादशाह का डूबता हुआ जा रहा है, नए राज्यों का उदय होना शुरू हो जाता है। आइए नए राज्यों का उदय करते हैं। कैसे? मुगल सम्राट की सत्ता के पतन के साथ साथ बड़े बड़े प्रांतों में सूबेदारों, बड़े बड़े जमींदारों, उपद्वीपों के विभिन्न भागों में अपनी शक्ति का प्रबल बना ली। 18वीं शताब्दी के दौरान मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कई स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्यों में बिखर गया। मोटे तौर पर 18वीं शताब्दी के राज्यों में 3 परस्पर समूहों में बंट गया था। एक अवध, बंगाल और हैदराबाद जैसे जो पहले मुगल प्रांत में थे। हालांकि इन राज्यों के शासक और अति शक्तिशाली थे, काफी हद तक स्वतंत्र थे। इन्होंने मुगल बादशाह को औपचारिक तौर पर अपने संबंध नहीं तोड़े थे।
यहां आपको कोई चीज समझा देता हूं। नए राज्यों का उदय आप कई बार किताब में पढ़िएगा, आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन आज आपको समझ में आ जाएगा। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, मुगल सम्राट की सत्ता पतन की ओर बढ़ना शुरू हो गया है। क्लियर हो रहा है। अब जो भी सूबेदार और बड़े बड़े जमींदार थे, स्टार्टिंग से ही क्या कर रहे थे, अपनी सत्ता को मजबूत बनाए जा रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि औरंगजेब की जैसे मृत्यु होगी उसके बाद धीरे धीरे हम लोग भी एक छत्र राज करना शुरू कर देंगे। अब हम किसी के अंडर में नहीं, बल्कि अब राजा हम भी बनेंगे। एक क्षेत्र में, एक क्षेत्र को पकड़ेंगे और उसका विकास करेंगे, उस पर दबाव बनाएंगे और उसका राजा बनेंगे। सेम कहानी वही होता है। इसी दौरान धीरे धीरे 18वीं शताब्दी के दौरान मुगल साम्राज्य धीरे धीरे स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्य में बिखर गया। अब जो मुगल साम्राज्य था धीरे धीरे ये क्या होगा, टूटना शुरू हो गया, बिखरना शुरू हो गया। और इसी दरमियान जो है एक अवध जो कि उत्तर प्रदेश वाला राज्य हुआ, दूसरा बंगाल, बंगाल तो बंगाली, और हैदराबाद, तीन ऐसे मुगल प्रांतों थे। और हालांकि इन राज्यों के शासक अति शक्तिशाली थे और काफी हद तक स्वतंत्र भी थे। और इस जो राज्य था, ये तीनों अवध, बंगाल और हैदराबाद, तीनों के जो राजा थे बहुत काफी हद से ज्यादा शक्तिशाली थे और पूरे तरीके से स्वतंत्र थे। मुगल बादशाह ने औपचारिक तौर पर अपने संबंध नहीं तोड़े, लेकिन मुगल बादशाह भी औपचारिक तौर पर इन लोगों से, जो क्षेत्रीय राजा थे, उनसे संबंध नहीं तोड़े, चाहे अवध हो, बंगाल हो या हैदराबाद हो। क्लियर हो रहा है? बातें जा रही अंदर? अगर नहीं जा रही है तो मुझे बताइएगा। ऐसे राज्य जो मुगलों के पुराने शासन काल के में वतन जागीर के रूप में काफी स्वतंत्र थे, इनमें कई राजपूत प्रदेश भी शामिल थे। तीसरी श्रेणी में मराठा, सिख, जाट। ध्यान रखिएगा, मराठा, सिख और जाट। मराठा मतलब क्या, महाराष्ट्र वाले लोग, सिख पंजाब वाले लोग, और जाट जो हुए आपके राजस्थान वाले क्षेत्र वाले। जैसे जाट तो कई जगह, राजस्थान, दिल्ली वाले, ये सब जगह के लोग राज आते थे और ये विभिन्न प्रकार के आकार के थे। इन्होंने कड़े और लंबे सशस्त्र संघर्ष के बाद जो है मुगल से स्वतंत्रता छीन ली थी। अब दूसरा क्या होता है, एक तो पहले तीन राज्यों में ये क्या होता, बंटना शुरू होता, नए राज्यों का उदय होता, एक तो अवध, बंगाल और हैदराबाद। उसके बाद धीरे धीरे पुराने शासनकाल जो वतन के जागीर थे वो काफी जो है स्वतंत्र होना शुरू हो गए। तीसरी श्रेणी में जो है मराठा, सिख और जाट, ये तीनों, ध्यान रखिएगा, मराठा, सिख और जाट, इन राज्यों के आते ही विभिन्न तरीके के जो है कड़े सशस्त्र संघर्ष हुए और बाद में मुगलों से स्वतंत्रता छीन ली गई थी इन लोगों के द्वारा। किसके किसके द्वारा, तो ध्यान रखिएगा, फिर से बता रहा हूं, मराठा, सिख और जाटों से। क्लियर हो गई? यहां तक कोई समस्या नहीं है। अब कोई मोटी ग्रंथ पढ़िए, आराम से आपको समझ में आ जाएगा, कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। जहां है वहीं से तैयारी कीजिए, लेकिन दिल से तैयारी कीजिए। चलिए, पुराने मुगल प्रांत, आइए इसको देखते हैं। क्या है पुराने मुगल प्रांत? पुराने मुगल प्रांतों में जिन उत्तराधिकारी राज्यों का उद्भव हुआ था उनमें से तीन राज्य प्रमुख थे। कौन कौन? अवध, बंगाल और हैदराबाद। ये तीनों ही राज्य उच्च मुगल अभिजात द्वारा स्थापित किए गए थे। इन तीनों राज्यों के संस्थापक जो थे, शहादत खान, अवध के, अभी याद कर लीजिएगा, कई बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा चुका, कई बार। अवध के संस्थापक कौन थे? तो शहादत खान। बताइए, 7th स्टैंडर्ड के बुक, एनसीईआरटी के बुक से क्वेश्चन पूछ रहा है, किसके लिए? पीसीएस के लिए। और फिर भी आपको मजाक लगता, तो मैं क्या कर सकता हूं। शहादत खान अवध के, मुर्शिद कुली खान बंगाल के, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। और आसफ जा हैदराबाद के ऐसे व्यक्ति थे जिनका मुगल दरबार में ऊंचा स्थान था। मुगल बादशाह ने इन पर भरोसा और विश्वास किया था। आसफ जा और मुर्शिद कुली खान दोनों को 7-7 हजार जात का दर्जा मिला था, और जबकि शहादत खान को जात का जो है दर्जा 6000 था। ध्यान रखिएगा, कहने का मतलब, एक सेकेंड, चलिए पुराने काल के प्रांत, पुराने मुगल के जो प्रांत थे उनके बारे में बताते हैं आपको। पुराने मुगल प्रांत में जिन उत्तराधिकारी राज्यों का उद्भव हुआ था उसमें तीन प्रमुख थे। पहला जो थे अवध थे, बंगाल और हैदराबाद, तीन थे। अवध के संस्थापक शहादत खान, बंगाल के मुर्शिद कुली खान और हैदराबाद के आसफ जा। ध्यान रखना, बस इतना याद रखना, इसके बाद इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये तीनों याद रखिएगा, कई बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन आपसे पूछेगा। अगर नोट डाउन करना चाहते तो स्टार मार्क देके आप नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में। अब यहां पे इन तीनों पे जो है मुगल बादशाह बहुत ज्यादा भरोसा करता था, तीनों पे, शहादत खान पे भी, मुर्शिद कुली खान पे भी और आसफ जा पे। शहादत खान और मुर्शिद कुली खान को थोड़ी सी ज्यादा जो है उपाधि दी जाती थी। इनको जो है 7-7 हजार जात का दर्जा मिलता था, और जबकि शहादत खान को जो है सिर्फ 6000 का जात का दर्जा मिलता था। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना। अब आते हैं एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हैदराबाद। आइए हैदराबाद क्लियर आज करते हैं आपको। थोड़ा सा कलर चेंज कर लें जिससे कि आपको देखने में अच्छा लगे।
रेड कलर क्लिक कर लेते हैं। चलिए, हैदराबाद, निजाम उल मुल्क आसफ जाह, ध्यान रखिएगा इनका पूरा नाम जो है निजाम उल मुल्क आसफ जाह। अब आसफ जाह 1724 से लेकर 1748 तक था, जिसने हैदराबाद राज की स्थापना की। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि हैदराबाद राज की स्थापना किसने की, तो आसफ जाह। बस याद रखिएगा इनका पूरा नाम होगा निजाम उल मुल्क आसफ जाह, बस इतना याद रखिएगा। मुगल बादशाह फारूक सियार के दरबार में जो है एक अत्यंत शक्तिशाली सदस्य था। ये किसके टाइम की बात हो रही है, तो फारूक सियार के टाइम में जो है शक्तिशाली सदस्य था। कौन, आसफ जाह। उसे सर्वप्रथम अवध की सूबेदारी सौंपी गई थी। पहली बार जो है इसकी सूबेदारी जो सौंपी गई थी कि देखरेख करना किसको, अवध को करना। और अवध कहां, तो उत्तर प्रदेश में है। अवध की सूबेदारी सौंपी गई और बाद में उसे दक्कन का कार्यभार दे दिया गया। उसके बाद में फिर दक्कन का कार्यभार दे दिया जाता। 1720 से 1722 तक के मध्य में ही दक्कन प्रांत के सूबेदार होने की वजह से आसफ जाह के पास में पहले से ही राजनीतिक और वित्तीय प्रशासन का पूरा नियंत्रण था। और दक्कन में होने वाले उपद्रवों और मुगल दरबार में जो चल रही प्रतिस्पर्धा का फायदा उठाकर इसने सत्ता हथिया ली और उस क्षेत्र का वास्तविक संस्थापक बन गया। अब देखिए कहानी कैसे मुड़ रही है, ये कहां चल रही है, शहादत खान के बारे में चल रही है, जो क्या है इसको सबसे पहले जो है सूबेदारी सौंपी जाती है अवध की यानी उत्तर प्रदेश की। उसके बाद में इसे दक्कन का कार्यभार संभाल दिया जाता है। और इसी टाइम में 1720 से 22 के मध्य में दक्कन प्रांत का सूबेदार होने की वजह से आसफ जाह पहले से ही, अगर शुरू से ही स्टार्टिंग में मैंने बता दिया था कि राजनीतिक और वित्तीय प्रशासन का इसका पूरा नियंत्रण था, हमने स्टार्टिंग से ही आपको बताया हुआ आदर्श का। और यहां आने के बाद में यह चीज उसने देख लिया था कि मुगल दरबार में प्रतिस्पर्धा चल रहा है, मुगल दरबार के अंदर भी क्या हो रही है, हलचल चल रही है। उसका फायदा उठाकर इसने क्या किया, सत्ता हथिया लिया और वास्तविक संस्थापक जो है हैदराबाद का बन जाता है। क्लियर हो गया। अगर घर में, आपके घर के अंदर जो है बीच में कुछ ऐसी, मतलब क्या है, कुछ ऐसी दुश्मनी चल रही है, भाई भाई में, बहन भाई में, या माँ बाप में, या परिवार में कुछ चल रही है, तो पड़ोसी जो है इसमें अच्छे खासा जो है घी का काम करता है जलाने के लिए, मतलब अच्छे खासा उस इंसान को पकड़ता है जो गलत हो। पड़ोसी कभी भी सही इंसान को नहीं पकड़ता है, क्योंकि उसे पता है इसे तोड़ना चाहिए। एनी हाउ, आज तक इतिहास है, कभी पड़ोसी गलत इंसान को नहीं पकड़ता, सॉरी अच्छे इंसान को नहीं, गलत इंसान को ही पकड़ता। सेम कहानियां भी थी। जिस स्थिति को देख लिया था कि अगर अंदर में जो है मुगल प्रतिस्पर्धा चल रही है और इसका फायदा उठाकर क्या करता है, हैदराबाद में अपनी जो है वास्तविक शासक बन जाता है। ये यहां की हुई। अब आगे की कहानी, आसफ जाह ने अपने कुशल सैनिक और प्रशासक से को उत्तर भारत से लाया था। आसफ जाह ने अपने कुशल सैनिक और प्रशासक जो थे, आसफ जाह हैदराबाद का संस्थापक, ये कहां से सारे को लाया था, सैनिक और प्रशासक को उत्तर भारत से लाया था। और वे दक्षिण में नए अवसर पाकर प्रसन्न थे। और ये सारे सैनिक और प्रशासक जब दक्षिण आए यानी हैदराबाद आए, आसफ जाह ने लेकर आया, तो इसको पाकर बहुत खुश थे। उसने मनसबदार नियुक्त किए और जिन्हें जागीरदारी प्रदान की, मनसबदारी और जागीरदारी प्रदान कर दी गई। हालांकि वह अभी भी मुगल सम्राट का सेवक ही था। हैदराबाद का वास्तविक संस्थापक बन गया था, शासक बन गया था, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं मुगल सम्राट का सेवक ही था, नौकर ही था। फिर भी वह काफी आजादी से शासन चलाता था। उसके बाद भी पूरी तरीके से स्वतंत्र होकर जो है शासन चला रहा था। ना तो वह दिल्ली से कोई निर्देश लेता था और ना ही दिल्ली में उसके कामकाज में कोई हस्तक्षेप करती थी। मुगल बादशाह तो केवल निजाम उल मुल्क आसफ जाह के द्वारा पहले से लिए गए निर्णय की पुष्टि कर दिए थे। और एक तरीके से ना तो वह दिल्ली से कभी कुछ पूछता था आसफ जाह, और ना ही किसी भी तरीके से दिल्ली के कामकाज में कोई हस्तक्षेप करते थे। अब हैदराबाद राज पश्चिम की ओर मराठों के विरुद्ध और जो पठारी क्षेत्र के स्वतंत्र तेलुगु सेना नायक के साथ में युद्ध करने में सदा संलग्न रहता था। जो हैदराबाद राज था वो पश्चिम की ओर में मराठा के विरुद्ध, ध्यान रखिएगा, मराठा के विरुद्ध और पठारी क्षेत्र के स्वतंत्र जो तेलुगु थे वो सेना नायक के साथ युद्ध करने में सदा संलग्न रहता था। पूर्व दिशा में निजाम उल मुल्क आसफ जाह ने कोरोमंडल तट तक स्थित वस्त्रों उत्पादन धन संपन्न क्षेत्र पर अपना नियंत्रण जो है प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा रखता था कि किसी भी हालत में जो है कोरोमंडल तट तक जो वस्त्र का उत्पादन होता है वहां धन संपदा का क्षेत्र अच्छा खासा है, इस पे नियंत्रण किया जा सके। ये उसके अंदर एक क्या थी, महत्वाकांक्षाएं थी।
पर उसकी इस महत्वाकांक्षा पे उस क्षेत्र के ब्रिटिश शक्तियों की उपस्थिति के कारण रोक लग गई थी। लेकिन उस क्षेत्र में जिस तरीके से ब्रिटिश शक्तियों का जो वहां उपस्थिति थी, उसकी वजह से इसकी महत्वाकांक्षाएं टूट गई थी। क्लियर? पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा, किसी भी तरीके का कोई समस्या नहीं आपको आ रही होगी। चलिए, निजाम की फौज का एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं चर्चा। हैदराबाद के निजाम निजी सैनिकों का एक वर्णन 1790 में है। यहां क्या था, निजाम के पास 400 हाथियों की सवारी थी, उसके पास जो है कई हजार घुड़सवार थे, अत्यंत कुशल और अति सुंदर सजे हुए सवारी संकेतक, वेतन 100 रुपया से ज्यादा इनका था वेतन। ये सब बस जानने के लिए। चलिए, जब आप हैदराबाद हम पढ़ लिए तो लौट के दूसरा जो पढ़ेंगे वो अवध पढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र पढ़ेंगे। आइए, उत्तर प्रदेश अवध भी इसी तरीके से लाइफ टाइम के लिए माइंड में स्टोर करते हैं। बुरहान उल मुल्क शहादत खां, लेकिन शॉर्ट हैंड में इसको बोलते हैं शहादत खां। क्लियर हो रहा है ना? इसको शहादत खान बोलते हैं। 1722 में अवध का सूबेदार नियुक्त किया गया था। ध्यान रखिएगा, 1722 में जो है अवध का सूबेदार नियुक्त किया गया था। एक सेकेंड, चलिए अब आते हैं अवध पे लौट के। बुरहानुल मुल्क शहादत खान 1722 में क्या होता है, अवध का सूबेदार नियुक्त किया गया। मुगल साम्राज्य के विघटन होने पर जो राज्य बने उसमें यह राज्य जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण राज्य थे। जितने भी राज्य बने, 3 राज्य बने, एक जो बने हैदराबाद, दूसरा जो बने बंगाल और तीसरा जो बने वो अवध, जो कि इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवध राज्य थे। अवध की समृद्धिशाली प्रदेश था जो कि गंगा नदी के उपजाऊ मैदान में फैला हुआ था और उत्तर भारत तथा बंगाल के बीच व्यापार का मुख्य मार्ग उसी से होकर गुजरता था, अवध के से ही होकर गुजरता था। चलिए पहले यहां इतना समझ लेते हैं। अब क्या हो रहा है, अवध, बुरहानुल मुल्क शहादत खान ने अवध की क्या किया, ये संस्थापक बने, स्थापना की 1722 में। इसी टाइम में क्या होता है, हैदराबाद के आसफ जाह जो थे वो क्या होते हैं, यहां से जो है पहले ये कहां पे बनते हैं, इनकी सूबेदारी जो है अवध में ही रखी जाती है। लेकिन 1722 में इनकी सूबेदारी अवध से हटा के आसफ जाह को कहां पे कर दिया जाता है, हैदराबाद में कर दिया जाता है। और यहां पे जो है फिर से शहादत खान को ला दिया जाता है अवध में। और यहीं के बाद जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण जितने भी राज्य बने, चाहे वो बंगाल मानिए, हैदराबाद या अवध, इनमें सबसे महत्वपूर्ण अवध थे। इसका कारण यह था कि गंगा नदी के उपजाऊ मैदान में यह फैला हुआ था, सबसे समृद्धशाली था। और इसके साथ साथ में जो है भारत तथा बंगाल के बीच, ध्यान रखिएगा, उत्तरी भारत और बंगाल के बीच में जो मुख्य मार्ग से होकर यहीं से जो है गुजरता था व्यापार। अब आगे बुरहानुल मुल्क देख लीजिए, यही उनकी तस्वीर है, बस देख लीजिए, सबका तस्वीर तो एक ही जैसा लगता, पता ही नहीं चलता। लेकिन खैर, बुरहानुल मुल्क ने भी अवध की सूबेदारी, दीवानी और फौजदारी एक साथ अपने हाथ में ले ली और सूबे के राजनीतिक और वित्तीय सैनिक मामला में एकमात्र कर्ता धर्ता बन गया था। बुरहानुल मुल्क अवध क्षेत्र में मुगल प्रभाव को कम करने की कोशिशों के चलते मुगलों के द्वारा नियुक्ति अधिकारियों, जागीरदार, ध्यान रखिएगा, जागीरदारों की संख्या में कटौती कर दी। इसने जागीरों के आकार में भी कटौती की और रिक्त स्थानों पर अपने निष्ठावान सेवकों को नियुक्त किया। धोखाधड़ी को रोकने के लिए जागीर अधिकारियों के खातों और लेखों की जांच की गई और नवाबों के खातों और लेखकों की जांच की गई और नवाबों के दरबार के द्वारा, ध्यान रखिएगा, नियुक्त अधिकारी द्वारा सभी जिलों के राजस्व को फिर से निर्धारित किया गया और उसने अनेक राजपूत जमींदार और रुहेलखंड और अफगान के उपजाऊ भूमियों को अपने राज्य में जो है मिला लिया था। अब देखिए यहां पे शहादत खान की होती है, वैसे ही जैसे आसफ जाह हैदराबाद में किया, इसने भी क्या किया, धीरे धीरे अपनी सत्ता को क्या कर लिया, मजबूत कर लिया। इसने अवध की सूबेदारी, दीवानी और फौजदारी एक साथ अपने हाथ में ले लिया। राजनीतिक और वित्तीय और सैनिक मामलों में एकमात्र कर्ता धर्ता बन गया, वैसे ही जैसे आसफ जाह ने बना था। उसके बाद से ये अपना प्रभाव जो है शुरू कर दिया। इसने क्या किया, स्टार्टिंग में कि जितने भी जागीरें हैं उनकी आकार को में कटौती करना शुरू कर दिया, यानी हटाना शुरू कर दिया और निष्ठावान सेवक जो थे उनको नियुक्त करना शुरू कर दिया जिन पे भरोसा था। और किसी भी तरीके के धोखाधड़ी रोकने के लिए जागीर अधिकारियों के खाते और लेखों की जांच करना शुरू कर दिया गया कि जो भी खातों हैं और लेखों हैं उन सबको जांच किया जाए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसके बीच में घपला या भ्रष्टाचार कुछ हो रहा। इन सबको स्थिति को देखते हुए इसमें क्या किया गया, हर समय जो है जांच बैठाया जाता था जिससे कि सही तरीके से ये चल सके।
राजस्व को फिर से निर्धारित किया गया और अनेक राजपूत जमींदार और रुहेलखंड अफगान की जो उपजाऊ भूमि थी उसको अपने राज्य में जो है शहादत खान ने मिला लिया था। राज ऋण प्राप्त करने के लिए स्थानीय सेठ और साहूकार महाजनों पर निर्भर रहता था। राज्य में ऋण प्राप्त करने के लिए जो राज्य था अवध, इसको ऋण प्राप्ति के लिए किस पे डिपेंडेंट था? तो सेठ पे, साहूकार पे, महाजनों पे निर्भर रहता था। राज्य राजस्व का ठेका सबसे ऊंची बोली लगाने वाले इजारेदारी को देता था। राज्य जो है ठेका जो है राजस्व का ठेका सबसे ऊंची बोली लगाए जाने वाले इजादारों को देता है। आज भी वही कंडीशन है। आज भी जो जिसको नीलामी कहते हैं ना, नीलामी इजारेदारी को देता था। उस समय में इजारेदारी होती, नीलामी की जाती है और जो ऊंची बोली लगाती है उसी को जो है वो टेंडर मिलता है। आज के परिवेश में भी वही चीज देखिएगा। इजारेदारी राज्य का एक निश्चित रकम का भुगतान का वचन देते थे और स्थानीय साहूकार राज्य के ठेके कि इस रकम को जो है भुगतान करने की गारंटी देते थे। दूसरी ओर इजारेदारी को कर का मूल्यांकन करने और उसे एकत्र करने की खासी छूट दे दी गई थी और इन परिवर्तनों के फलस्वरूप साहूकार और महाजन जैसे कई सामाजिक समूह राज्य के राजस्व प्रणाली प्रबंधन के प्रभाव करने लगे और ऐसे में कभी भी ऐसा नहीं हुआ था। मतलब क्या है, वादा किया गया था, प्रॉमिस किया गया था कि किसी भी हालत में राज्य के ऋण की प्राप्ति जो है स्थानीय सेठ, साहूकार और महाजनों पर निर्भर रहता था, कि किसी भी हालत में राज्य के राजस्व का ठेका जो है उन्हीं लोग को दिया जाता था जिनकी बोली ऊंची लगाई जाती थी। इसके साथ साथ में दूसरी ओर इजारेदारी को कर का मूल्यांकन करने और एकत्र करने की खासी छूट दे दी गई थी कि इजारेदार जितने भी थे वो कर का मूल्यांकन कीजिए कि किस तरीके से कौन से क्षेत्र में कितना कर लगा जाएगा और किस तरीके से उसे जो है निकाला जाएगा। ये सारे के सारे मूल्यांकन जो है दे दी जाती थी इजारेदारों को। इन परिवर्तनों के फलस्वरूप साहूकार और महाजन जैसे कई ऐसे सामाजिक समूह राज्य की राजस्व प्रणाली के प्रबंधन को प्रभावित करने लगे थे और इसी की बदौलत क्या हुआ, कई साहूकार और महाजन ऐसे थे जो सामाजिक समूह के राजस्व जो होते थे उसके राजस्व प्रणाली में प्रबंधन में प्रभावित करना शुरू कर दिए थे, यानी कि कहीं न कहीं गलत होना शुरू हो गया था और पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। यही पूरा का पूरा अवध था। अब आते हैं लौट के बंगाल। अब बंगाल में थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। पूरे तरीके से हैदराबाद आपको समझा दिया, हैदराबाद का संस्थापक आसफ जाह, और उसके बाद हमने आपको अवध ले आया। अवध में आपको बता दिया शहादत खान ने किस तरीके से इसको बनाया और उस तरीके से अपनी सत्ता स्थापित की। और अब जो चलेंगे लास्ट बंगाल, और बंगाल को भी इसी बेहतरीन तरीके से देखेंगे कि लाइफ टाइम के लिए हमारे दिमाग में स्टोर हो जाए। आइए बंगाल में चलते हैं। मुर्शिद कुली खान के नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया और ये जो श्रेय दिया जाता है वो मुर्शिद कुली खान को। धीरे धीरे मुगल के नियंत्रण से अलग होना शुरू हो गया। मुर्शिद कुली खान बंगाल के नवाब थे, यानी कि प्रांतों के सूबेदार की प्रतिनियुक्ति थे। यद्यपि मुर्शिद कुली खान और औपचारिक रूप से सूबेदार कभी नहीं बना, औपचारिक रूप से सूबेदार मुर्शिद कुली खान कभी नहीं बना। उसने बहुत जल्द सूबेदार पद पर जुड़ी हुई सत्ता को अपने हाथ में ले ली। हैदराबाद और अवध के शासक की तरह ही उसने भी राज्य के राजस्व प्रशासन को अपना नियंत्रण जमाया। बंगाल में मुगलों के प्रभाव को कम करने के लिए इसने बंगाल के राजस्व को बड़े पैमाने पर पुनर्निर्धारण करने का आदेश दिया गया। सभी जमींदार बड़े कठोरता से राजस्व नगद वसूल किया जाता था। परिणाम स्वरूप बहुत से जमींदार और महाजन और साहूकार उधार लेना पड़ता था। जो लोग राजस्व का भुगतान नहीं कर पाते थे उन्हें मजबूरन अपनी जमीन जो है बड़े जमींदारों को बेचनी पड़ती थी और इस प्रकार 18वीं शताब्दी में बंगाल को एक क्षेत्रीय राज्य बन जाने से जमींदारों को काफी बदलाव आया। राज्य के साहूकारों के बीच जो है राज्य और साहूकारों के बीच हैदराबाद तथा अवध में जो घनिष्ठ संबंध था वह अलवर्दी खान के शासनकाल में बंगाल में स्पष्ट दिखाई दिया। उसके शासनकाल में जगत सेठ साहूकार घराना अत्यंत समृद्धिशाली हो गया था। कहने का मतलब जिस तरीके से हैदराबाद के आसफ जाह ने किया, जिस तरीके से अवध के शहादत खान ने जिस तरीके से नियंत्रण स्थापित किया, उसी तरीके से मुर्शिद कुली खान ने भी बंगाल में अपना नियंत्रण स्थापित करने लगा। शुरुआती में अगर देखते हैं तो सूबेदार पद पे नहीं था, लेकिन उससे जुड़ी हुई सत्ता को जल्द ही अपने हाथों में क्या कर लेता है, ले लेता है। उसके बाद धीरे धीरे बंगाल पे जो है नियंत्रण स्थापित करना शुरू कर देता है। सभी जमींदारों और कठोरता से जो है राजस्व वसूली करने को किया जाता है। सभी को बता दिया जाता है कि कठोरता के साथ में राजस्व की यानी कर की वसूली किया जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, जैसे भी हो। उन्होंने जबरन और मजबूरन जो है जमीन के बड़े जमींदारों को बहुत सारे लोग जो थे
जिसमें किसान थे, जिसमें छोटे छोटे जो है व्यापार करने वाले लोग थे, उनसे जबरन जो है वसूला जाता था, जिससे क्या होते थे, मजबूर होके ये सारे लोग जो किसान होते थे अपनी ज़मीन जमींदारों को बेचनी पड़ती थी। और इस प्रकार से 18वीं शताब्दी में बंगाल एक क्षेत्रीय राज बन जाने से जमींदारों को काफ़ी बदलाव देखने को मिलता है। अब 1740 से 1756 में बंगाल में भी स्पष्ट दिखाई देना शुरू कर देता, और इस काल में जगत सेठ का साहूकार घराना, ध्यान रखिएगा, अत्यंत समृद्धशाली हो जाता है। थोड़ा सा इनको देख लेते हैं। यदि हम इन राज्यों के अभिलक्षणों पर विहंगम दृष्टि डालें तो हमें इनमें कुछ समान विशेषताएं देखने को मिलेंगे। प्रथम, यद्यपि ये बड़े राज्य पुराने मुगलों अभिजातों के द्वारा स्थापित किए गए थे, ये अभिजात कुछ प्रशासनिक व्यवस्थाओं के प्रति संदेशबद्ध थे जो उन्हें उत्तराधिकारी में मिले थे। विशेषतः वे जागीरदारी व्यवस्था को अत्यंत संदेह की दृष्टि से देखा करते थे। दूसरी ओर उनके कर प्राप्ति करने के तरीके मुगलों से भिन्न थे। अगर दूसरी ओर देखा जाए तो ये लोग जो कर प्राप्त करते थे, उनका कर प्राप्त करने का जो है अलग तरीके थे। कर संग्रह के लिए राज्य के अधिकारियों पर निर्भर ना रहकर तीनों राज्य हैदराबाद, अवध, बंगाल ने राजस्व वसूली के लिए इजारेदारों, ध्यान रखिएगा, इजारेदारों के साथ में ठेके कर लिए। ध्यान रखिएगा, अब किसी भी अधिकारियों पर निर्भर ना रहकर इन तीनों राज्य हैदराबाद, अवध और बंगाल जो है इजारेदारों यानी कि ठेके कर लिए गए। तो इजारेदारों का मतलब क्या हुआ, ठेके पर ले लेना। आज भी जो है आप घर जमीन है आपके पास में और ये कहा जाता है एक काम करो, इस पे जो है 5 महल बना दो। भाई कितना पैसा लगेगा, 20 लाख। भाई टाइम कितना लोगे, तो सर टाइम तो 1.5 साल लगेगा। ठीक है, 1.5 साल में कंप्लीट हो जाएगा। चलो ठीक है, पैसा दे दो, लिख लो, 1.5 साल के बाद वहां पे बना हुआ बन जाएगा। यानी ठेकेदारी ले लिया। अब आपको कोई चिंता नहीं करना कहां से सीमेंट आएगा, कहां से बालू आएगी, कहां से मिट्टी आएगी, क्या आएगी, कुछ भी नहीं है। सब कुछ जो है वो ठेकेदारी, इजारेदारी मिल गई है। अब वो सोचे कैसे बनाना है, बस अच्छे तरीके से बनकर मिलना चाहिए। इजारेदारी की प्रथा जो मुगलों के द्वारा पूर्णतः नापसंद की गई थी, जो इजारेदारी की प्रथा थी वो मुगलों के द्वारा पूर्णतः नापसंद की गई थी। 18वीं शताब्दी के में समस्त भारत में ये फैल गई थी। यद्यपि देहात के उसके प्रभाव में क्षेत्रीय विभिन्नताएं थी। इन सभी क्षेत्रीय राज्यों में तीसरा समान लक्षण यह था कि इसमें राज्य के धनी महाजन और वाणिक जनों के बीच संबंध उभरने लगे थे। ये साहूकार महाजन लोग लगान वसूल करने वाले इजारेदारों को पैसा उधार देते थे और बदले में प्रतिभूति जमानत को बंधक के रूप में जमीन रख लेते थे और उनकी जोतों को अपने खुद के करिंदों के जरिए कर वसूला करते थे। और इस प्रकार समस्त भारत में धनाढ़ साहूकार और महाजनों के नई राजनीतिक व्यवस्था की साझेदारी बढ़ गई। इसका मतलब अब क्या हुआ, अब जितने भी लोग थे अब यहां पे किसी भी तरीके का कुछ नहीं था। अब ये ठेकेदार जो थे, इजारेदार, यही क्या कर रहे थे, कर को वसूल रहे थे। अब धीरे धीरे क्या कर रहे थे, यही पैसा देते थे सामने वाले को और उससे जो है भरपूर तरीके से जो है कर वसूलते थे, ऋण वसूलते थे, एक तरीके से कहे तो ब्याज वसूलते थे। और धीरे धीरे स्थिति इतनी खराब हो गई कि इन सब की तो स्थिति खराब हो गई किसानों की, लेकिन ये जो साहूकार हुए, ये महाजन जो हुए, ये सारे के सारे जो है कहीं ना कहीं धनाढ़ हो गए और राजनीतिक व्यवस्था में जो है इनकी साझेदारी धीरे धीरे बढ़ने लगी। और यही व्यवस्था आगे चल के आपको कहां देखने के लिए मिलेगा, मुगलों में भी आपको उभर के आने के लिए मिलेगा। जब आगे हम लोग पढ़ेंगे तो आगे भी ये व्यवस्था आगे धीरे धीरे चलना शुरू हो जाएगी। अभी तक जो भी था अधिकारियों पर निर्भर था। धीरे धीरे ये 3 प्रांत जब बंटना शुरू हुए, एकदम ध्यान से सुनिएगा, हैदराबाद, अवध और बंगाल, यहां के बाद जो है इजारेदारी के साथ में यानी ठेके कर दिए गए। तो कई बार इजारेदारी पूछा जाता है, आपको पता नहीं होता, आज के बाद आपको कंप्लीट पता हो गया होगा। चलिए अब आते हैं राजपूतों की वतन जागीरी। ये क्या है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। बहुत से राजपूत घराना, विशेष रूप से अंबर और जोधपुर के राजघराने मुगल व्यवस्था की विशिष्टता के साथ सेवारत रहे थे। बदले में उन्हें अपनी वतन जागीरों में पर्याप्त स्वायत्त का आनंद लेने की अनुमति मिली हुई थी। अब 18वीं शताब्दी में इन शासकों ने अपने आसपास के इलाकों में अपने नियंत्रण का जो है विस्तार करने के लिए अपने हाथ पांव मारना शुरू कर दिए। जोधपुर के राजा अजीत सिंह, एकदम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है, एकदम दिमाग मत हटाइएगा। जोधपुर के राजा अजीत सिंह ने मुगल दरबार के गुटिये राजनीतिक में अपने पैर फंसा दिए।
इन प्रभावशाली राजपूत घरानों में गुजरात और मालवा के लाभदायक सूबों के सूबेदारी की दावा किया। जोधपुर के राजा अजीत सिंह को गुजरात के सूबेदारी और अंबर के, ध्यान रखिएगा, अंबर के सवाई राजा जय सिंह को मालवा की सूबेदारी मिल गई। बादशाह जहांदार शाह ने 1713 में इन राजाओं को इन पदों का नवीकरण कर दिया गया। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। अब धीरे धीरे राजपूतों की वतन की जागीदारी मिलना शुरू हुई। स्टार्टिंग में जो पर्याप्त स्वायत्ता और आनंद लेने की पूरी तरीके से छूट थी, कब? ब्रिटिश कहते मुगल काल में। अब धीरे धीरे ये सारी चीज जो है 18वीं सदी के आते आते जो है इनका विस्तार और हाथ पांव जो है मारना शुरू कर दिया। अब धीरे धीरे इसी दरमियान जोधपुर के राजा अजीत सिंह, तो याद रखिएगा कभी कभी पूछता है कि राजा अजीत सिंह कहाँ के थे, तो आपको बताना होगा, ऑप्शन में जयपुर भी देगा, जोधपुर बताइएगा। ये चीज थोड़ा सा दिमाग के अंदर रखिए। और मुगल दरबार के गुटिये राजनीतिक में अपने पैर जो है फंसा दिए। जो गुटिये गुट बन रहा था उसमें अपना पैर जो है अजीत सिंह ने फंसा दिया कि भाई हमें भी कुछ चाहिए। इन प्रभावशाली राजपूत घरानों में गुजरात के और मालवा का लाभदायक सूबों के सूबेदार दावा किया, और यहां पे जो है गुजरात और मालवा दोनों के जो लाभदायक पद थे उस पे सूबेदार का दावा करता। वहीं जोधपुर के राजा अजीत सिंह को गुजरात की सूबेदारी मिलती है, और जो अंबर के सवाई राजा जय सिंह थे उनको मालवा की मिल जाती है। एक को गुजरात की और दूसरा मालवा की। जो गुजरात की मिलती है वो किनको मिलती है? अजीत सिंह को, और जो मालवा को मिलती है वो जय सिंह को मिलती है। याद रखिएगा, कई बार पूछा जा चुका है। बादशाह जहांदार शाह, ध्यान रखिएगा, बादशाह जहांदार शाह 1713 ईस्वी में इन राजाओं को इन पद पे नवीकरण कर दिया गया था। इन्होंने अपने वतन के आसपास पड़ोसी शाही इलाकों में कुछ हिस्से कब्जा करने की कोशिश भी किए थे। जोधपुर राजघरानों में नागौर को जीत लिया गया था और अपने राज्य में मिला लिया गया था। दूसरी ओर अंबर ने भी बूंदी के बड़े बड़े हिस्से को अपना कब्जा कर लिया था। अंबर अब धीरे धीरे कब्जा करने लगा था। सवाई राजा जय सिंह ने जयपुर में अपनी नई राजधानी स्थापित कर दिया। उसके बाद सवाई राजा जय सिंह क्या करते हैं? अपनी राजधानी को उठा के कहां रख दिए जाते हैं? जयपुर में। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका प्रीलिम्स में, ध्यान रखिएगा, आप नोट डाउन कर लीजिए इसको। और 1722 में आगरा की सूबेदारी दे दी गई। उसके बाद राजधानी स्थापित कर दिया गया और 1722 में इसे आगरा की कहां मिल जाती है? सूबेदारी मिल जाती है। 1740 के दशक में राजस्थान में मराठों के अभियानों ने इन राजवाड़ों पे भारी दबाव डालना शुरू कर दिया गया, जिससे इनका अपना विस्तार जो है आगे होने से रुक गया। उसके बाद जैसे ही मराठा का उदय होता है फिर इनका विस्तार जो है वो रुकना शुरू हो जाता है। थोड़ा सा यहां पर लेते क्योंकि यहां से भी प्रीलिम्स का क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान से सुन लीजिए। कई राजपूत सरदारों ने पहाड़ियों की चोटी पर जो है किले बनवाए जो कि सत्ता का केंद्र बने। व्यापक किलेबंदी के साथ में इन भव्य संरचनाओं के नगर, महल, मंदिर, व्यापारिक केंद्र, जल संग्रहण संरचनाएं और अन्य इमारतें थी। चित्तौड़गढ़ किले में तालाब, कुंडी और कवाली जैसे जल का निकाय किया गया था। कहां? तो चित्तौड़गढ़ किले में। आते हैं थोड़ा सा जो है राजा जयसिंह के बारे में देख लेते हैं। जयपुर के राजा जयसिंह के बारे में 1732 एक फारसी वृत्तांत राजा जयसिंह का वर्णन करता। किस तरीके से वर्णन करता तभी तो हम लोग को पता चलता, वरना उस टाइम में हम लोग तो थे नहीं। तो इसी सब वृत्तांत से पता चलता है कि राजा जयसिंह ने अपनी सत्ता की चरम सीमा पे थे। जो सत्ता की सबसे टॉप लेवल होता वहां पे जाके बैठे हुए थे। अभी सत्ता का सबसे टॉप लेवल पे कौन बैठे हुए अगर आपसे पूछा जाए तो माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सबसे टॉप सत्ता पे जाके वो बैठे हुए हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी। उसी टाइम में अगर देखा जाए तो जो फारसी वृत्तांत थे वो ये बोलते हैं कि जो राजा जय सिंह थे वो अपनी सत्ता में चरम सबसे ऊपर सीमा पे बैठे हुए थे। 12 वर्ष के लिए वे आगरा के सूबेदार रहे और 5 और 6 वर्ष के लिए मालवा के, ध्यान रखिएगा, 12 वर्ष के लिए आगरा के सूबेदार रहे और 5-6 वर्ष के लिए मालवा के लिए। उनके पास विशाल सेना, तोपखाने, भारी मात्रा में वन संपदा थी और उनका प्रभाव दिल्ली से लेकर नर्मदा तट तक फैला हुआ था। दिल्ली से नर्मदा तट तक इनका फैला हुआ था। चलिए अब थोड़ा सा सिख में आते हैं, सिख के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अध्याय 8 में आपने पढ़ा था 17वीं शताब्दी के दौरान सिख का एक राजनीतिक समुदाय के रूप में गठित हो गए थे। इनसे पंजाब के क्षेत्रीय राज निर्माण को बढ़ावा मिला। गुरु गोविंद सिंह, अब यहां पे इंपॉर्टेंट रखिएगा, यहां से भी क्वेश्चन आता है, एकदम ध्यान से सुनना है यहां से। गुरु गोविंद सिंह ने 1799 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की। कब? तो
सॉरी 1700 गलती से निकल गया, 1699 में जो है गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है खालसा पंथ की स्थापना किसने की, तो आपको बताना गुरु गोविंद सिंह। कब की, तो 1699 में की। ये डेट नहीं पूछता, लेकिन ये जरूर पूछता खालसा पंथ की स्थापना किसने की, तो आपको बताना होगा गुरु गोविंद सिंह। सिखों के प्रथम गुरु भी ये कहलाए। स्थापना की। पूर्व में के पश्चात राजपूत मुगल शासकों के खिलाफ कई लड़ाइयां लड़ी। पहले इसे जो है राजपूत के खिलाफ जो है कई लड़ाइयां लड़ी गई, राजपूत और मुगल शासकों के खिलाफ, दोनों के बीच में जो है। 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद 1699 में इन्होंने क्या किए, खालसा पंथ की स्थापना की गुरु गोविंद सिंह। और 1708 में यानी कि 9 साल के बाद गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो जाती है। बंदा बहादुर के नेतृत्व में खालसा को मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह किए गए। बंदा बहादुर के नेतृत्व में जो है खालसा ने मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह कर दिए। उन्होंने बाबा गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नामों वाले सिक्का गढ़कर अपने शासन का सार्वभौम बताया। सतलुज और यमुना नदी के बीच के क्षेत्र को उन्होंने अपना प्रशासन का स्थापना की। कहां, तो सतलुज और यमुना नदी के बीच जो है अपने क्षेत्र का जो है प्रशासन की स्थापना की। 1715 ईस्वी में बंदा बहादुर को बंदी बना लिया जाता है। 1715 में बंदा बहादुर को बंदी बना दिया जाता है और 1716 में मार दिया गया। 18वीं, यहां पे बंदा बहादुर भी मर गए, गुरु गोविंद सिंह जी भी मर गए। अब यहां के बाद फिर से स्टार्ट अगली कहानी। 18वीं शताब्दी के कई योग्य नेताओं के नेतृत्व में सिखों ने अपने अपने पहले जत्थे में और बाद में मिसलों को संगठित किया। पहले जत्थों को और मिसलों को। जत्थे को तो आप जानते हैं, मुझे पता है, लेकिन मिसलों को आज तक नहीं पढ़े होंगे, जाने भी नहीं होंगे। उसके बाद में मिसलों को संगठित किया। इन जत्थे और मिसलों को संयुक्त सेनाएं दल खालसा कहलाती थी। यही जो मिसले थे और जत्थे थे, इसी को जो है दल खालसा कहलाएगा आगे चलकर। इन दिनों दल खालसा बैसाखी और दिवाली के पर्वों पर अमृतसर में मिलता था। बैसाखी और दिवाली के पर्व पे जो है अमृतसर में सारे लोग जो भी जत्थे थे और जो भी मिसले थे, ये सारे के सारे वहां पे मिलते थे। इन बैठकों में सामूहिक निर्णय लिए जाते थे। सब लोग एक साथ मिलकर निर्णय लिए जाते थे, जिन्हें गुरुमता यानी कि गुरु का प्रस्ताव कहा जाता था। गुरुमता का मतलब गुरु का प्रस्ताव कहा जाता था। और सिखों ने राखी व्यवस्था स्थापित की। ध्यान रखिएगा, राखी व्यवस्था किसने स्थापित की, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, यह याद रखिएगा। राखी व्यवस्था तो सिखों ने स्थापित की, याद रखिएगा। अब राखी व्यवस्था क्या थी, जिसके अंतर्गत किसानों को उनकी उपज का 20% कर के रूप में लेकर बदले में उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता था। यानी कि 100 रुपया अगर आप कमा रहे हैं तो आपको क्या है, 80 रुपया अपने पास रखना होगा और 20 रुपया जो है किसको देना होगा, जो है वहां पे जो भी राजा थे उनको आपके संरक्षण के लिए ही लिया जाता था, जिसे राखी व्यवस्था कहा जाता था, जिसमें क्या किसानों की संरक्षण प्रदान किया जाता था। अब गुरु गोविंद सिंह ने खालसा को प्रेरित किया था और शासन उनके भाग्य में है। राजा करेगा खालसा। अपने सुनियोजित संगठन के कारण खालसा पहले मुगल सूबेदार के खिलाफ, फिर अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ सफल विरोध प्रकट कर सका। अहमद शाह अब्दाली ने मुगलों से पंजाब के समृद्ध प्रांत और सरहिंद की सरकार को अपने कब्जे में कर लिया। खालसा 1765 में अपना सिक्का गढ़कर सार्वभौमिक शासन की घोषणा कर देता है। यह महत्वपूर्ण सिक्के उत्कीर्ण शब्द वही थे जो बंदा बहादुर के समय में खालसा के आदेश में पाए जाते थे। यहां के बाद अब धीरे धीरे जो है गुरु गोविंद सिंह खालसा को प्रेरित कर किए थे। इसमें शासन उनके भाग में है, यानी राजा करेगा खालसा। यानी कि इस तरीके से अगर देखा जाए तो राज ही करेगा कौन, तो खालसा ही अब राज्य करेगा सुनियोजित तरीके से। और फिर अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ भी सफल विरोध प्रकट कर सका था। इसके साथ साथ में अब धीरे धीरे खालसा ने 1765 में, याद रखिएगा 1765 में अपना सिक्का गढ़ना शुरू कर दिया। जब अपना सिक्का गढ़ना शुरू कर देगा तो परेशानी तो शुरू होना ही तय है। ये वैसे ही किया जा रहा था जैसे बंदा बहादुर ने अपने समय में खालसा के आदेश में पाए जाते थे। अब धीरे धीरे 18वीं शताब्दी के अंतिम भाग में सिख इलाके में सिंधु और यमुना नदी तक फैले हुए थे। अब धीरे धीरे 18वीं सदी के अंतिम भाग तक जो है यानी सिख जो है सिंधु और यमुना तक जो है फैले हुए थे। यद्यपि विभिन्न शासकों के बटे हुए थे, इनमें से एक शासक महाराणा रंजीत सिंह के विभिन्न सिख समुदाय को फिर से एकता कायम करके 1799 में लाहौर में अपनी राजधानी बना ली। उसके बाद फिर से 1799 में लाहौर में जो है अपनी राजधानी बना ली गई थी। यह पूरा का पूरा सिख थे, जिसके बारे में मैंने कहानी बताया।
किस तरीके से जो है मैंने स्टार्टिंग से ही आपको सब कुछ बता दिया था कि गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में जो है खालसा पंथ की स्थापना किया। उसके बाद फिर बंदा बहादुर ने आगे इनको जो है काम किया, अलग तरीके से सिक्के भी छपवाए और फिर अपनी व्यवस्था को अलग तरीके से किया गया और इन्होंने कहा कि अब जो है खालसा ही राज करेगा, क्योंकि ये लिखा हुआ है कि हम ही अब राज करेंगे। और धीरे धीरे स्थिति बदलती चली गई और फिर से उसी बंदा बहादुर के ही तहत जो है सिक्के ढलना शुरू हो गए और फिर से जो है अपनी महाराजा रंजीत सिंह के विभिन्न सिक्के समुदाय को फिर से एकता कायम करके 1799 में लाहौर में अपनी राजधानी बना दिया गया। 1799 क्लियर हो गया। अब आगे आते हैं, 1699 से शुरू किया और 1799 में लाहौर में राजा रंजीत सिंह के द्वारा जो है राजधानी स्थापित कर दी गई। क्लियर हो गया। अब आते हैं आगे मराठा की कहानी लेके। चलिए अब हम लोग आते हैं मराठा और ये लास्ट चल रहा है। अब मराठा को एक अच्छे तरीके से समझ लेते हैं और फिर आगे चैप्टर में इसको क्लियर करेंगे। मराठा राज्य की अन्य शक्तिशाली क्षेत्रीय राज्य था जो मुगल शासन का लगातार विरोध करके विभिन्न जो है उत्पन्न हुआ था। शिवाजी 1627 से लेकर 1680 के बीच में शिवाजी थे, यानी 1627 में जन्म हुआ था, 1680 में इनकी मृत्यु हो गई। शक्तिशाली योद्धा परिवार की सहायता के एक स्थानीय राज्य की स्थापना की। अत्यंत गतिशील कृषक पशुचारक मराठों की सेना के मुख्य जो है आधार बन गए थे। शिवाजी ने प्रायद्वीपीय में मुगलों को चुनौती देने के लिए सैन्य बल का प्रयोग किया था और शिवाजी की मृत्यु के पश्चात मराठा राज्य में जो है प्रभावी शक्ति चित्तपावन ब्राह्मणों के एक परिवार के हाथ में रही, जो शिवाजी के उत्तराधिकारी के शासनकाल में पेशवा, ध्यान रखिएगा पेशवा तो प्रधानमंत्री के रूप में अपनी सेवाएं देते रहे। पुणे मराठा राज्य की राजधानी बन गई थी। मराठा राज्य की राजधानी कहां बनी थी तो याद रखना होगा कि पुणे। अब यहां पे मराठा का उदय होता है और मराठा का उदय में शिवाजी का नाम ना आए तो ये कहीं ना कहीं बेईमानी ही होगी। धीरे धीरे इन लोग भी कहीं ना कहीं जो मुगलों से पूरे तरीके से क्या थे, विक्षोभित थे कि किसी भी तरीके से जो है मुगलों से अलग रहा जाए और इसने प्रायद्वीपीय मुगलों को चुनौती देने के लिए पूरे तरीके से सैन्य बल का उपयोग किए थे। शिवाजी ने अपनी प्रभाव की शक्ति जो है चित्तपावन ब्राह्मण के एक परिवार के हाथों में ही रख दिया था और शिवाजी के उत्तराधिकारी के शासनकाल में पेशवा, जिसको हम प्रधानमंत्री के रूप में अपनी सेवाएं देते रहे और पुणे जो है मराठा की राजधानी बनाएगी। आगे पेशवाओं की देखरेख में मराठा ने अत्यंत सफल सैन्य संगठन का विकास कर लिया था, पेशवाओं की देखरेख में। और इनकी सफलता का रहस्य यह भी था कि वे मुगलों के किलाबंद इलाकों को टक्कर ना लेते हुए उनके पास चुपचाप निकलकर शहर कस्बों में हमला बोलते थे। ये मुगलों पे किसी भी तरीके का कोई तरीके का इससे लड़ते झगड़ते नहीं थे या किसी भी तरीके की समस्या नहीं पैदा करते, बल्कि शहरों और कस्बों पे हमला बोलते थे। मुगल सेना ने ऐसे मैदानी इलाका में जो है मुठभेड़ लेती थी जहां पे रसद पान कुमक आने वाले रास्ते आसानी से रोके जा सकते थे। अब 1720 से 1761 के बीच में मराठा साम्राज्य काफी विस्तार हुआ था। 1720 से 61 के बीच में काफी विस्तार हुआ। इसने सने सने काफी सफलतापूर्वक मुगल साम्राज्य की सत्ता को क्षति पहुंचाई थी, पूरे तरीके से तोड़ दिया था कमर मुगल सत्ता की। और 1720 के दशक में मालवा और गुजरात मुगलों से छीन लिए थे। कब? 1720 में। 1730 के दशक में मराठा नरेश समस्त दक्कन प्रायद्वीपीय अधिपत्य के रूप में मान्यता मिल गई थी और साथ में इन क्षेत्र में चौथ और सरदेशमुख के वसूलने का अधिकार भी मराठा को मिल गया था। 1737 में दिल्ली पर धावा बोलने के बाद मराठा प्रभुत्व की सीमाएं तेजी से बढ़ना शुरू हो गई। 1737 में फिर इन्होंने क्या किया, दिल्ली पे धावा बोल देता है। यहां के बाद प्रभुत्व सीमाएं तेजी से बढ़ना शुरू हो जाती है। उत्तर में राजस्थान, पंजाब, पूर्व में बंगाल और उड़ीसा तथा दक्षिण में कर्नाटक, तमिल और तेलुगु प्रदेश में फैल गई और इन क्षेत्रों में औपचारिक रूप से मराठा साम्राज्य ने सम्मिलित रूप से नहीं किया था, मगर मराठा प्रभु सत्ता को स्वीकार करने के तरीके के रूप में इन्होंने भेंट की रकम ली जाने लगी थी। साम्राज्य के इस विस्तार में इन्होंने संसाधन का भंडार तो मिल गया था, मगर उसके उन्हें कीमत भी चुकानी पड़ी। मराठा के सैन्य अभियानों के कारण अन्य शासक भी इनके खिलाफ हो गए थे और परिणाम स्वरूप मराठा को 1761 में, ध्यान रखिएगा, पर इसी के परिणाम से 1761 में पानीपत की तृतीय लड़ाई में अन्य शासकों से कोई भी सहायता नहीं मिली। अब क्या होता है, इन्हें सरदेशमुख और चौथ जो वसूले के इन्हें प्रभुत्व मिल जाता है। अब धीरे धीरे ये क्या करते हैं, अपना क्षेत्र बढ़ाना शुरू कर देते हैं। राजस्थान, पंजाब, बंगाल, उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलुगु, इन क्षेत्रों में बढ़ाने लगते हैं। इन्हें प्रभुत्व जो मिल जाता है, सत्ता तो मिल जाती है, इन्हें खूब सारा धन संपदा तो मिल जाता है, लेकिन 1761 में जब पानीपत की तृतीय लड़ाई होती है तो कोई अन्य शासक
इसमें सहायता नहीं मिलती है, जिसकी वजह से ये हार जाते हैं। और अंततः सैन्य अभियान के साथ साथ मराठों का एक प्रभाव जो है शासन व्यवस्था तैयार की गई। जब किसी इलाके पर एक बार विजय अभियान पूरा हो जाता था तो मराठा शासन सुरक्षित हो जाता था और वहां स्थानीय परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे भू राजस्व की मांग भी करना शुरू हो गई थी। कृषि की प्रोत्साहन किया जाने लगा था, व्यापार का पुनर्जीवित किया गया था और धीरे धीरे सिंधिया, ध्यान रखिएगा, सिंधिया, गायकवाड़ और भोसले जैसे मराठा सरदारों की शक्तिशाली सेनाएं खड़ी करने के लिए जो है संसाधन मिल सका। और 1720 के दशक में मालवा में मराठा अभियान उस क्षेत्र में स्थित शहरों के विकास में समृद्धि को कोई हानि नहीं पहुंचाई। उज्जैन सिंधिया, ध्यान रखिएगा, उज्जैन के सिंधिया संरक्षण में और इंदौर के होलकर आश्रय में फलता फूलता रहा और ये शहर हर तरह से बड़े और समृद्धशाली थे और महत्वपूर्ण वाणिज्यिक सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में कार्य कर रहे थे। मराठा द्वारा नियंत्रित इलाका व्यापार के नए मार्ग जो है खुले और चंदेरी के क्षेत्र में उत्पादित रेशमी वस्त्र, ध्यान रखिएगा, चंदेरी के क्षेत्र में जो उत्पादित होता था रेशम के वस्त्र होते थे। मराठा की राजधानी पूना में नया बाजार मिल गया था। बुरहानपुर में आगरा और सूरत के बीच जो है इसकी धुरी बनी और व्यापार भी संलग्न था, लेकिन इसने अपनी वाणिज्यिक भीतरी क्षेत्र को बढ़ाकर दक्षिण में पुणे और नागपुर तथा पूर्व में लखनऊ और इलाहाबाद को शामिल कर लिया। धीरे धीरे स्थिति इनकी बदलना शुरू हो जाती है। उसके बाद यहीं से सिंधिया, गायकवाड़ और भोसले जैसे मराठा सरदार जो है शक्तिशाली सेनाएं खड़ी करना शुरू कर देती है और इन्हें संसाधन भी मिलना चला शुरू हो जाता, लेकिन इनसे किसी भी तरीके का कोई प्रभाव नहीं पड़ता मराठों को। उसके बाद धीरे धीरे ये समृद्धशाली होना शुरू हो जाते, वाणिज्यिक सांस्कृतिक केंद्र में भी ये कार्य करना शुरू कर देते हैं और मराठा के द्वारा जो नियंत्रित इलाका था उसमें व्यापार के नए मार्ग भी खुले। उसी तरीके से दूसरी तरफ जब चंदेरी था तो वहां जो रेशमी वस्त्रों का मराठों का राजधानी जो पुणे का नया बाजार मिल गया आसानी से और बुरहानपुर पहले आगरा और सूरत के बीच एक धुरी के रूप में अपने व्यापार में संलग्न था, लेकिन अब अपने वाणिज्यिक भीतरी क्षेत्र को बढ़ाकर दक्षिण में पुणे और नागपुर तथा पूर्व में अगर देखा जाए तो लखनऊ और इलाहाबाद को शामिल कर लिया गया था। अब थोड़ा सा और लास्ट बचा हुआ है, थोड़ा सा जाट को देख ले। जाट इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन बस थोड़ा सा देख लेते हैं, आगे देखेंगे इसको पूरा डिटेल से। राज्यों की तरह जाट भी 17वीं और 18वीं शताब्दी में अपनी सत्ता जो सुदृढ़ की। इसके नेता जो थे चूड़ामन, याद रखना बस इतना ही, इसके नेता चूड़ामन थे जिन्होंने दिल्ली के पश्चिमी स्थित क्षेत्र में अपना नियंत्रण कर लिया और 1680 के दशक तक आते आते अपना प्रभुत्व दिल्ली और आगरा के दो शाही शहरों के बीच में क्षेत्र शुरू हो गया था। अरसे से आगरा शहर में अभिरक्षक ही बन गए थे। जाट समृद्ध कृषक थे, ध्यान रखिएगा, जाट जो थे समृद्ध कृषक थे। अपने प्रभुत्व क्षेत्र में पानीपत और बल्लभगढ़ जैसे शहर महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गए थे। सूरजमल के राज में भरतपुर शक्तिशाली राज्य के रूप में उभर गया था। भरतपुर शक्तिशाली किसके टाइम में? तो सूरजमल के टाइम में। 1739 में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला बोला तब उसे लूटा तो दिल्ली के कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने भरतपुर में जाके शरण ले ली, जाके छुप गए थे। नादिर शाह के पुत्र जवाहिर शाह के पास 30,000 सैनिक थे। उसने 20,000 अन्य सैनिकों मराठाओं के लिए और 15,000 सैनिक सिखों के लिए, इन सबके बलबूते वह मुगलों से लड़ा था। जहां भरतपुर का किला काफी हद तक पारंपरिक शैली से बना हुआ था, वहीं दिंग जाटों के अंबर और आगरा की शैलियों में समन्वय करते हुए एक विशाल बाग महल बनवाई। शाही वास्तुकला में इन जिन रूपों की पहली बार शाहजहां के युग में जोड़ा गया था और दिग की इमारतों के रूप में नमूने पर बनाई गई थी। अब ये कि यहाँ ये चैप्टर को हम समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। ये जाट के बारे में थोड़ा सा इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, इसमें नेता जो थे चूड़ामन थे, बस इसको आपको ध्यान रखना होगा। इनका क्षेत्र जो पानीपत बल्लभगढ़ था, इसी के बारे में इनका व्यापारिक केंद्र बन गया था। 1739 में नादिर शाह आक्रमण करता है, सारे लोग भाग के भरतपुर में जाकर छुप जाते हैं और फिर धीरे धीरे यहाँ के बाद में आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो पूरा इसका डिटेल पढ़ेंगे। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो हमें ज़रूर बताइएगा कॉमेंट करके। नेक्स्ट वीडियो क्या चाहिए वो भी बताइएगा और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। जैसे आपको फायदा मिला शायद आपके शेयर करने के बाद उनको भी मिल जाए जो बड़े बड़े शहरों में लाखों रुपया नहीं बहा सकते हैं। आपके वजह से उनके भी सपने पूरे हो सकें। थैंक यू, नमस्कार।